So hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes, welcome to the part 2 and yes, जल्दी से वाइंड अप करते हैं इस माइक्रो प्रोसेसर यूनिट 5 को। तो बेसिकली पार्ट 2 ये होगा आपका। पार्ट 1 में मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी कवर कर दी हैं एंड ऑब्वियसली वो देखने के बाद ही ये आपको कंटिन्यू करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट। सो हमारा जो टॉपिक है अब वो है टास्क गेट डिस्क्रिप्टर। ठीक है, तो टास्क गेट डिस्क्रिप्टर क्यों यूज किया जाता है मुझे बताओ। इसको हमारा प्रोसेसर यूज करता है ताकि वो एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच कर पाए। ठीक है, अब ये क्या है, अभी हमें टास्क क्या हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, टास्क गे TSS आई विल से टास्क स्टेट सेगमेंट। ठीक है, तो TSS क्या होता है, हर एक टास्क का खुद का TSS होता है। तो ये एक शॉर्टकट है जो कि हमारे TSS को पॉइंट करता है, ये आप ऐसे समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, टास्क गेट डिस्क्रिप्टर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से टास्क से हम कौन से टास्क में स्विच कर रहे हैं। तो उन दोनों टास्क की जो है ना पूरी इंफॉर्मेशन आपका टास्क गेट डिस्क्रिप्टर अपने पास रखता है। अब ये जो डायग्राम है ये आपका बहुत ज्यादा सिंपल है, ये आपको पता है ये क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हमारा टाइप 0101 होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या बता रहा है, ये 4 बिट्स क्या बता रही है सीपीयू को कि ये टास्क गेट है। ठीक है, तो जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, वो आपका टास्क स्विच करने का काम करेगा। तो टाइप कौन सा है वो याद रखो, 0101। क्लियर? तो 0101 होगा तब ये टास्क गेट डिस्क्रिप्टर के लिए है। फाइन। अब TSS का सेगमेंट सिलेक्टर ये दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या बताता है प्रोसेसर को कि कहाँ पर जाके आपको जो नेक्स्ट टास्क है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इट्स लाइक आप ना उस फाइल को पॉइंट कर रहे हो जहां पर आपका सारे उस डेटा का जो है, जो भी आपका नेक्स्ट टास्क होने वाला है उसका पूरा डेटा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टास्क है उसकी इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है, TSS सेगमेंट सिलेक्टर स्टोर करता है। ओके, अब ये P बिट है, ये DPL बिट है, इससे तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो। ये प्रेजेंट बिट है, ये डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज बिट है। ठीक है, तो ये आपको पता है, डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल। फाइन। तो इन शॉर्ट मैं क्या बता सकती हूँ आपको, इन शॉर्ट में ये बता सकती हूँ कि टास्क गेट डिस्क्रिप्टर हमारे सीपीयू को क्या बताता है, कब और कैसे आपको जो है टास्क को स्विच करना है। ठीक है, क्योंकि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारे एक्सेस राइट्स होते हैं, सारी परमिशंस होती है, तो वो सेफली एंड सिक्योरली फिर टास्क को क्या करता है, स्विच करवाता है। ठीक है, अब इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। सी A task gate descriptor provides an indirect protected reference to a TSS। तो मैंने आपको यहाँ पर यही बताया था कि ये क्या है, एक शॉर्टकट है हमारे TSS का। ठीक है, तो टास्क गेट डिस्क्रिप्टर क्या करता है, आपको इनडायरेक्टली रेफरेंस किसको कर रहा होता है, ये TSS को ही रेफरेंस कर रहा होता है। द सिलेक्टर फील्ड ऑफ अ टास्क गेट मस्ट रेफर टू अ TSS डिस्क्रिप्टर। यहाँ पर ये जो सिलेक्टर फील्ड है ना, ये सिलेक्टर ये किसको पॉइंट करता है, किसको रेफर करता है, हमारे TSS डिस्क्रिप्टर को रेफर करता है। ठीक है, हमने वो डायग्राम पढ़ा हुआ है। फाइन। नाउ द वैल्यू ऑफ RPL इज इन दिस सिलेक्टर इज नॉट यूज्ड बाय द प्रोसेसर। ठीक है, अब ये जो भी इसके अंदर सिलेक्टर के अंदर वैल्यू होती है RPL की, वो हमारा प्रोसेसर यूज नहीं करता है। वैसे वो क्या होती है, बेसिकली जो सिलेक्टर के अंदर वैल्यू होती है, लेकिन क्या वैल्यू होती है, वो RPL की वैल्यू होती है। फाइन। नाउ द DPL field of a task gate controls the right to use the descriptor to cause a टास्क स्विच। ठीक है, तो अब यहाँ पे DPL यानी डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल क्या काम कर रहा है, ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है कि कौन टास्क गेट को जो है ना यूज कर सकता है ना। जो प्रोसेसर है इट विल ओनली अलाउ अ टास्क स्विच जब करंट प्रोसीजर के पास उसका प्रिविलेज होगा, ये तो बात पता ही है ना। तो ये चेक करने का काम कौन करता है, आपका DPL करता है। अब ये कैसे चेक करता है, तो मुझे बताओ, मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया हुआ है, मैक्स ऑफ RPL कॉमा CPL है ना। मैक्स ऑफ RPL कॉमा CPL आप चेक करते हो व्हेन इट इज लेस देन और इक्वल टू DPL। ठीक है, तब आप क्या बोल सकते हो कि हाँ आपकी कंडीशन ट्रू है एंड अब जो टास्क स्विच है वो अलाउड है। अदरवाइज आप क्या कर देते हो, उसको सेफली ब्लॉक कर देते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये कंडीशन आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इससे आपको बस इतना ही समझना है कि बेसिकली आपका जो सिलेक्टर होता है टास्क गेट के अंदर, वो आपके TSS डिस्क्रिप्टर को पॉइंट करता है। उसके बाद उसके अंदर कुछ RPL का वैल्यू प्रेजेंट होती है जो कि प्रोसेसर इग्नोर कर देता है, उसको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब DPL की यहाँ पर बारी आती है कि DPL क्यों इंपॉर्टेंट है। तो DPL इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंट्रोल आपका टास्क गेट के ऊपर कंट्रोल रखता
सकता है। उसको पता होता है कि आप जो है किस में टास्क स्विच करने वाले हो, इसीलिए वो क्या करता है, वो पहले चेक करता है प्रिविलेज लेवल की, आपके करंट प्रोसीजर का प्रिविलेज लेवल वो है कि नहीं, जिससे आप दूसरे वाले टास्क को जो है एक्सेस कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हमारा डीपीएल एक फॉर्मूला लेके आ जाता है, मैक्स ऑफ आरपीएल कॉमा सीपीएल। अगर ये लेस देन इक्वल टू डीपीएल होता है तब आप क्या बोलते हो कि आपकी कंडीशन अलाउड है एंड आप जो है आप टास्क को स्विच कर सकते हो। नाउ सी दिस डायग्राम, ये टास्क गेट डिस्क्रिप्टर है या फिर हम इसको टास्क गेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम इसको टास्क गेट भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बात क्या हो रही है, देखो यहाँ पर वही डायग्राम है बेसिकली, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये नॉट यूज्ड नॉट यूज्ड नॉट यूज्ड। जस्ट यूज क्या होता है, तो ये आपकी जो आपका यहाँ पे टाइप होता है ये यूज होता है, आपका डीपीएल यूज होता है, प्रेजेंट बिट यूज होती है एंड सिलेक्टर यूज होता है। तो टास्क गेट डिस्क्रिप्टर का डायग्राम अगर आप निकालोगे तो ऐसे ही निकालोगे। ठीक है, अब ये सब चीजें आपको पता है, मैंने बता दिया आपको कि सिलेक्टर, डीपीएल और ये प्रेजेंट बिट आपके यहाँ पे कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम कैसे वर्क करता है देखो ना, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो। सी, ये आपका सिलेक्टर क्या कर रहा है यहाँ पे, ये सिलेक्टर किसको पॉइंट कर रहा है, ये सिलेक्टर आपका पॉइंट कर रहा है टीएसएस, आपके टास्क गेट डिस्क्रिप्टर को। और ये टास्क गेट डिस्क्रिप्टर किसको पॉइंट कर रहा है भाई, टीएसएस डिस्क्रिप्टर को पॉइंट कर रहा है। अब ये टीएसएस डिस्क्रिप्टर है, मतलब कि इसके पास टीएसएस का बेस एड्रेस होगा और टीएसएस की लिमिट होगी। एंड ऑब्वियसली ये क्या है, आपका टास्क रजिस्टर है, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है पार्ट 1 में। तो बेसिकली यहाँ से ये जो लिमिट आपकी जाती है ये किसको आपकी पॉइंट कर रही होती है, टीएसएस को पॉइंट कर रही होती है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सी, बहुत ज्यादा सिंपल है, यहाँ से देखो ये यहाँ से जा रहा है, अब ये बहुत ज्यादा ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ गए हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको। ये जो लिमिट है यही किसको पॉइंट करती है, आपके टीएसएस को पॉइंट करती है। तो बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम से क्या लेना है, इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपको ये लेना है कि आपके पास सिलेक्टर है। ठीक है, अब वो सिलेक्टर किसको पॉइंट कर रहा है, आपके टास्क गेट डिस्क्रिप्टर को पॉइंट कर रहा है। और टास्क गेट डिस्क्रिप्टर किसको पॉइंट कर रहा है, टीएसएस डिस्क्रिप्टर को। और क्योंकि ये टीएसएस डिस्क्रिप्टर है तो ये टीएसएस की इंफॉर्मेशन रखेगा कहाँ पर है, तो टीएसएस का बेस एड्रेस और लिमिट हमें मिल जाएगा। एंड वो फॉर पर्टिकुलर इनविजिबल पोर्शन आपके टास्क रजिस्टर में जाके स्टोर भी हो जाता है। एंड उसके बाद आप जाके ये लिमिट से एंड बेस एड्रेस से दोनों से आप क्या कर सकते हो, टीएसएस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा सिंपल सा डायग्राम था। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मल्टीटास्किंग। तो अभी हमने देखा था टास्क स्विचिंग विदाउट टास्क गेट, अब हम देखेंगे विद टास्क गेट। एंड बहुत अच्छे से आपको जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ जाएगा। सी आई एम होपिंग कि अब आपको टास्क स्विचिंग क्या होता है ये तो समझ में आ गया है ना। हम क्या करते हैं टास्क स्विचिंग के अंदर, हमारा प्रोसेसर क्या करता है, जो करंट टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको फोर्सफुली स्टॉप कर देता है एंड दूसरा टास्क करने के लिए चला जाता है। वो दूसरा टास्क आपका इंटरप्ट हो सकता है, आपका एरर हो सकता है ना। सो इसके लिए आपके पास क्या होता है, आपके पास इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके एट द सेम टाइम रन कर रहे हैं। ओके, अब हाउ डज दिस प्रोसेसर स्विच टास्क, सी विद द टास्क गेट। अब हमने विदाउट टास्क गेट देखा, विथ टास्क गेट के अंदर आपके पास ये आ जाता है सिलेक्टर। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन सिलेक्टर और ऑफसेट है यहाँ पे। तो इससे आप क्या करोगे, इससे आप सिलेक्टर से, इस सिलेक्टर से हमें क्या मिल जाएगा, टास्क गेट का डिस्क्रिप्टर, वही सेम डायग्राम अभी जो हमने 1 मिनट पहले देखा। एंड ये किसको पॉइंट करेगा, टीएसएस डिस्क्रिप्टर को। एंड इससे हमें बेस एड्रेस और लिमिट मिल जाएंगे एंड इन दोनों को मिला के हमें टीएसएस कहाँ है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये टास्क गेट डिस्क्रिप्टर का आपका डायग्राम है एंड ये टीएसएस डिस्क्रिप्टर का आपका डायग्राम है। अब यहाँ पर आप एक देख सकते हो कि यहाँ पर जो चीजें हैं, यहाँ पर आपके टीएसएस डिस्क्रिप्टर में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टर यूज होता है, बेस होती है, लिमिट वगैरह सब चीजें यूज होती हैं, आपकी ग्रैनुलैरिटी बिट, एवीएल बिट, ये सब। लेकिन टास्क गेट डिस्क्रिप्टर के अंदर आपका ये चीज यूज नहीं होती, ये पार्ट यूज नहीं होता, ये पार्ट यूज नहीं होता है ना। तो ये जो है स्पेशलिटी, आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि टास्क गेट डिस्क्रिप्टर और टीएसएस डिस्क्रिप्टर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, आप इसको पढ़ सकते हो कि टास्क स्विचिंग कैन हैपन थ्रू टास्क रजिस्टर एंड टास्क गेट और टास्क गेट डिस्क्रिप्टर, है ना। तो टास्क रजिस्टर भी यहाँ पे यूज हो रहा है और आपका टास्क गेट डिस्क्रिप्टर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, एंड या
सो टीजीडी यानी कि टास्क गेट डिस्क्रिप्टर आपका, इट कंटेन्स द सिलेक्टर ऑफ टीएसएस। तो बेसिकली टीएसएस का सिलेक्टर इसके पास होता है आपके टास्क गेट डिस्क्रिप्टर के पास। सो एज वेल एज द एक्सेस राइट बाइट्स, तो यहीं पे इसके एक्सेस राइट्स भी चेक हो जाते हैं। एंड टीजीडी इनडायरेक्टली रेफरेंसेस द टीएसएस, देखो यहाँ पर ये इसको रेफरेंस ही तो कर रहा है। सो दिस मेथड इज यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू अ टास्क एट आरपीएल ग्रेटर देन सीपीएल, यानी कि आपका रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल जब ग्रेटर देन करंट प्रिविलेज लेवल होगा, मतलब कि आपका अभी जो करंट टास्क का प्रिविलेज लेवल है 2 और आप जिस टास्क पे जाने वाले हो उसका प्रिविलेज लेवल है 2, तो ये क्या हो गया, जिस टास्क पे आप जाने वाले हो वो आपका आरपीएल हो गया और जिस टास्क पे आप हो वो आपका सीपीएल हो गया, करंट प्रिविलेज लेवल। तो ये तभी काम करेगा जब आपका प्रिविलेज जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। सो विद द टास्क गेट वी कैन स्विच फ्रॉम लोअर टू हायर प्रिविलेज, समझ में आ रही है बात, फ्रॉम लोअर टू हायर प्रिविलेज लेवल हम मूव कर पाते हैं। एंड देखो यही वाली कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो हो रही है, मैक्स ऑफ सीपीएल कॉमा आरपीएल लेस देन इक्वल टू डीपीएल ऑफ टास्क गेट, देन ओनली आपका जो करंट टास्क है इट इज अलाउड टू स्विच टू न्यू टास्क, ठीक है। तो ये कंडीशन हमेशा आपकी जो है फॉलो होगी। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि आपको टास्क गेट के साथ कैसे मल्टीटास्किंग दिखानी है। एंड इफ आई गो हियर तो यहाँ पे ये है विदाउट टास्क गेट, ठीक है। तो विदाउट टास्क गेट के अंदर बस नीचे ये जो है ना, नीचे का पोर्शन नहीं है आपका टास्क टीएसएस का, मतलब जो आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ये डायरेक्टली इसको पॉइंट कर रहा है, समझ में आ रही है बात। ये टास्क रजिस्टर से सिलेक्टर आ रहा है, लेकिन ये जो सिलेक्टर आ रहा है ना ऊपर वाला सिलेक्टर, वो आपके टास्क गेट के केस में आ रहा है ना। एंड उसके बाद वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है आपके टास्क गेट डिस्क्रिप्टर को, और टास्क गेट डिस्क्रिप्टर किसको पॉइंट कर रहा है, टीएसएस को। आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ, फाइन। सो ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप यू अंडरस्टूड कि दोनों भी सिलेक्टर्स अलग हैं एंड ये दोनों सिलेक्टर्स आपको अलग अलग चीज के लिए यहाँ पे यूज करने हैं, फाइन। या आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ। से यही सारी चीजें अभी जो हमने पढ़ी यही आपके कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे लिखी हुई हैं, यहाँ पर आप इसको दिखा भी सकते हो बेसिकली। तो ये आपका जो है टास्क है, जो करंट टास्क है बेसिकली, यहाँ पर आपकी ये 5 चीजें जो है होंगी। क्या 5 चीजें या फिर स्टेप्स आप बोल सकते हो, ताकि आप एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच कर रहे हो बाय यूजिंग द टास्क गेट। तो सी यहाँ पे सबसे पहला तो आपका होगा प्रिविलेज चेक। क्या होगा, प्रिविलेज चेक होगा। तो प्रिविलेज चेक के अंदर क्या चेक होता है आपका, ये जो फॉर्मूला है यही तो चेक होता है, मैक्स ऑफ आरपीएल कॉमा सीपीएल ही तो चेक होता है ना। अगर ये हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, या स्विचिंग कर सकते हैं। अगर ये जो है फॉलो हो रहा है तो स्विचिंग इज अलाउड। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि जो टीएसएस का डिस्क्रिप्टर है, बेसिकली टीएसएस डिस्क्रिप्टर ऑफ न्यू टास्क इज प्रेजेंट और नॉट। तो सीपीयू क्या चेक कर रहा है कि हमारा जो न्यू टास्क है उसके पास उसका टीएसएस है या नहीं है मेमोरी के अंदर, है ना। फिर उसके बाद क्या चेक होता है, उसके बाद आप सेव करते हो द स्टेट ऑफ करंट टास्क इन करंट टास्क टीएसएस। मतलब कि अब आप क्या करोगे, सारी चीजें स्टोर करोगे, सारी डिटेल स्टोर करोगे जो आपका करंट टास्क चल रहा है, जैसे कि आपके रजिस्टर्स फ्लैग्स वगैरह हो गए, तो वो आप सब कहाँ पे स्टोर करोगे, आप टीएसएस के अंदर स्टोर करोगे, सो इट कैन रिटर्न लेटर, फाइन। सो बेसिकली थर्ड स्टेप में आके हम क्या कर रहे हैं, हम अपने करंट टास्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो टीएसएस में स्टोर कर रहे हैं। क्लियर हो गया है। नाउ वी विल लोड द सिलेक्टर ऑफ न्यू टास्क इन द टास्क गेट डिस्क्रिप्टर। अब टास्क गेट डिस्क्रिप्टर में हम क्या करेंगे, हम न्यू सिलेक्टर को लोड करेंगे, ठीक है, न्यू सिलेक्टर को लोड करेंगे ताकि हम जो है ना न्यू टास्क के टीएसएस को फाइंड आउट कर पाए। देन वी विल लोड न्यू टास्क स्टेट इन ए टीएसएस, इट्स दैट इज द न्यू टीएसएस एंड कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन। एट लास्ट स्टेट हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यू टास्क है उसका हम स्टेट जो है वो सेव करके रखेंगे उसके टीएसएस में से एंड उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सिंपल मैं फिर से बताऊं, देखो क्या आपके पास है 5 स्टेप्स हैं ताकि आप एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच कर पाओ बाय यूजिंग योर टास्क गेट। तो सबसे पहले आपकी प्रिविलेज चेक होता है जिसमें मैक्स ऑफ सीपीएल कॉमा आरपीएल लेस देन इक्वल टू डीपीएल हुआ तो आपकी स्विचिंग अलाउ हो जाती है। सेकेंडली आप प्रेजेंस चेक करते हो, किसका प्रेजेंस चेक करते हो, टीएसएस का प्रेजेंस चेक करते हो। भाई कौन सा टीएसएस, तो न्यू टास्क जो है क्या उसका टीएसएस हमारी मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं, तो ये उसका प्रेजेंस हम चेक करते हैं। थर्ड में आप उसकी अब जो करंट टास्क में आप हो तो उस करंट टास्क स्टेट को आप सेव करते हो, है ना। एंड वो करंट टास्क स्टेट आप कहाँ पे सेव करोगे, टीएसएस के अंदर सेव करोगे ताकि आप उसमें वापस से रिटर्न कर पाओ। फोर्थ चीज आप क्या करोगे, सिलेक्टर को लोड करोगे, आपके न्यू टास्क के सिलेक्टर को लोड करोगे। एंड सीपीयू क्या यूज करेगा, सिलेक्टर को यूज करेगा जो आपके टास्क गेट के अंदर प्रेजेंट है टू फाइंड आउट द टीएसएस ऑफ न्यू टास्क, है ना। उसके बाद एट लास्ट आप क्या करते हो, फिफ्थ स्टेप में आप लोड करते हो न्यू टास्क स्टेट ताकि जो न्यू टास्क है बेसिकली उसका स्टेट आपका सेव हो जाए एंड आप उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। तो ये
ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये आप चाहो तो लिख लो, मैं एकदम शॉर्ट में आपको ये बता रही हूँ, एकदम कीवर्ड्स जो आप याद रखोगे। फर्स्ट स्टेप में प्रिविलेज चेक, सेकेंड आप सेकेंड लिख लो प्रेजेंस चेक, थर्ड लिख लो सेव करंट टास्क गेट, ओके, टास्क स्टेट आप कह सकते हो, एंड फोर्थ में लिख लिए लोड सिलेक्टर ऑफ न्यू टास्क, एंड फिफ्थ में लिख लो लोड न्यू टास्क स्टेट। क्लियर? तो बहुत ज्यादा सिंपल है एंड आपको ये इजीली भी समझ में आ जाएगा, बस इसको थोड़ा ध्यान से समझने की देरी है। थोड़ा ध्यान से समझ लोगे ना तो जो भी कंफ्यूजन है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इफ वी वांट टू गो बैक, तो हम क्या करेंगे, तो देखो ये तो चलो ये न्यू टास्क में जाने का रास्ता हो गया। अब बैक आने के लिए आपके पास ये दो कंडीशंस है, तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या करते हो, न्यू टास्क का जो न्यू टास्क का टीएसएस है उसके पास बैकलिंक प्रेजेंट है, हमने यहाँ पर ही सेव करके रखी है थर्ड स्टेप में, तो अब हम वो बैकलिंक का यूज करेंगे जो कि हमारे ओल्ड टास्क के टीएसएस का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमारा न्यू टास्क फिनिश हो जाता है हमारा सीपीयू क्या यूज करेगा, बैकलिंक को यूज करेगा टू गो बैक, है ना। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि बैकलिंक को यूज किया जाएगा टू गो बैक टू द ओल्ड टास्क, एंड हम जहां पे हमने उसको छोड़ा था वहीं से हम उसको रिज्यूम कर देंगे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। बस आपको इतना ही इसके अंदर समझना है, जस्ट इतना याद रखो कि सीपीयू बहुत सारी परमिशंस को चेक करता है, टीएसएस की अवेलेबिलिटी को चेक करता है, करंट टास्क का जो स्टेट है वो सेव करके रखता है ताकि वो जो है बाद में उसके पास वापस आ सके, एंड फिर न्यू वाले को लोड करता है टीएसएस को, एंड सारे टास्क गेट डिस्क्रिप्टर्स यूज होते हैं टू फाइंड आउट द न्यू टास्क टीएसएस। एंड बैकलिंक क्या करती है, बैकलिंक अलाउ करती है हमें टू रिज्यूम ओल्ड टास्क सेफली। Fine. So this was your multitasking task switching with the task gate. Now let us see this. So this is a task gate indirectly identifies the task. So task gate indirectly कैसे identify करता है task को, तो बहुत ध्यान से understand करना है इसको कि जो task gate है वो हमारे CPU को कैसे help करता है to find and switch to a task, है ना। लेकिन directly नहीं, कैसे indirectly वो help करता है, तो देखो सबसे पहले इस डायरेग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा आपके पास डिस्क्रिप्टर टेबल्स प्रेजेंट है। सो देर आर थ्री मेन टेबल। सबसे पहले आपके पास लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल है, आपके पास यहाँ पे ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल है, मतलब ये तीनों के तीनों आपके डिस्क्रिप्टर टेबल्स यहाँ पर यूज है। ये सब में क्या स्टोर हो रहा है, देख लो आपका टास्क गेट स्टोर हो रहा है, सब में तीनों के भी डायग्राम आपके सेम है। अब टास्क गेट का जॉब क्या है, टास्क गेट जो है वो किसी को डायरेक्टली पॉइंट नहीं कर रहा, जो भी टास्क है आपका उसको डायरेक्टली पॉइंट नहीं कर रहा है। सी यहाँ पे इंस्टेड वो क्या कंटेन करता है मुझे बताओ, ये पूरा इसका डायग्राम ही आप समझ पा रहे हो ना, इसको हमने ऐसे क्यों बनाया है। हाँ, अब इसके अंदर सिलेक्टर होता है, अब वो सिलेक्टर किसको पॉइंट करता है, टास्क डिस्क्रिप्टर को पॉइंट करता है ना। देखो यहाँ पर टास्क गेट है, यहाँ पर टास्क गेट है, ध्यान दो यहाँ पर आपके पास टास्क डिस्क्रिप्टर है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास टास्क डिस्क्रिप्टर है। तो बेसिकली इस टास्क गेट का और इस टास्क गेट का जो सिलेक्टर है, देखो ये सिलेक्टर ही तो है, ये वाला पार्ट सिलेक्टर ही तो होता है, तो ये सिलेक्टर किसको पॉइंट कर रहे हैं, ये आपके टास्क डिस्क्रिप्टर को पॉइंट कर रहे हैं, है ना, जो कि आपके जीडीटी के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। बेसिकली डिस्क्रिप्टर का काम क्या होता है आपके जीडीटी में, वो आपके टीएसएस का जो एक्चुअल टीएसएस है, जो टीएसएस यहाँ पे आपको दिख रहा है उसका एक्चुअल पॉइंटर आपका कौन होता है, टास्क डिस्क्रिप्टर होता है। अब टीएसएस क्या होल्ड करता है, आपके सीपीयू के रजिस्टर वैल्यूज हो गए, आपकी फ्लैग्स हो गए, प्रोग्राम काउंटर्स हो गए, या जितनी भी आपकी टास्क की डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स टीएसएस स्टोर करके रखता है। मतलब हम डायरेक्टली टीएसएस के पास नहीं जा रहे हैं टास्क गेट से, हम टास्क डिस्क्रिप्टर के हेल्प से इनडायरेक्टली जा रहे हैं, है ना। तो इधर क्या हो रहा है, देखो इधर सिंपल बस इतना आपको याद रखना है, छोटा सा ये डायग्राम, कि आपके पास टास्क गेट है, टास्क गेट है, लेकिन वो दोनों टास्क गेट कहाँ प्रेजेंट है, एक एलडीटी में प्रेजेंट है, एक आईडीटी में प्रेजेंट है, और वो दोनों भी सिलेक्टर्स जो किसको पॉइंट कर रहे हैं, आपके टास्क डिस्क्रिप्टर को पॉइंट कर रहे हैं, जो कि आपके जीडीटी में प्रेजेंट है। एंड फिर वो जो टास्क डिस्क्रिप्टर है उसके पास एक्चुअल पॉइंटर होता है टीएसएस का, तो वो इसको ऐसे पॉइंट करेगा। सो दिस इज हाउ आपका जो टास्क गेट है वो इनडायरेक्टली आपके टीएसएस को पॉइंट करता है। समझ में आ गई बात ना। ये वाला और डायग्राम देख लो, देखो ये वाले डायग्राम में आप समझोगे कि टास्क स्विचिंग आपके टीएसएस के हेल्प से कैसे हो रही है। सी टीएसएस क्या है, टीएसएस मुझे बताओ, बहुत ज्यादा सिंपल, अभी तक हम समझ गए टीएसएस के अंदर हमारे टास्क की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब कौन सी इन्फॉर्मेशन, वही मैं आपको फिर से बता रही हूँ, क्या रजिस्टर वैल्यू, स्टैक पॉइंटर्स वगैरह सीपीयू के, ये सब कहाँ पे स्टोर होते हैं, आपके टीएसएस में स्टोर होते हैं। तो इफ वी हैव आवर ओल्ड टीएसएस,
ठीक है। तो ओल्ड टीएसएस के अंदर क्या है, हमारे पास करंट टास्क है, एंड न्यू टीएसएस के अंदर क्या है, हमारे पास वो टास्क है जिसमें हमें जाके स्विच करना है। तो स्विचिंग के स्टेप्स क्या होंगे, वही स्टेप्स जो हमने अभी देखे 5 स्टेप्स, लेकिन वो कैसे फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखना। स्टेप 1 हमारा क्या था, हम वी विल सेव द करंट। अब यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा हम शॉर्ट में करके पढ़ेंगे। स्टेप 1 हम ये समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, करंट टास्क स्टेट को सेव कर रहे हैं। तो सीपीयू क्या करेगा, देखो आपका सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू विल टेक द करंट रजिस्टर्स, ठीक है, जो भी करंट रजिस्टर्स है वो आपके सीपीयू लेगा बेसिकली, एंड उनकी जो वैल्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पर सारे आपके रजिस्टर्स प्रेजेंट है, समझ में आ रही है बात। तो ये सारे रजिस्टर्स जो हैं ये आपके जनरल रजिस्टर्स हैं, तो इनकी जो वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर करेगा आपका सीपीयू, इट विल स्टोर इन द लाइक टीएसएस, ठीक है, ओल्ड टीएसएस। कौन सा टीएसएस, ओल्ड टीएसएस, यहाँ पे देखो ये है आपका ओल्ड टीएसएस। तो इन सबकी वैल्यूज कहाँ पे स्टोर हो रही हैं, आपके ओल्ड टीएसएस में स्टोर हो रही हैं, ठीक है। अब स्टेप टू में आप क्या करोगे, लोड करोगे, न्यू टास्क स्टेट को लोड करोगे। तो न्यू टास्क स्टेट को लोड करने के लिए अब देखो आपके पास क्या है, करंट रजिस्टर्स की वैल्यूज ओल्ड टीएसएस के अंदर प्रेजेंट है। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आपके पास जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ये आप सारे सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर लोड करोगे। जब न्यू टीएसएस आता है, देखो जो न्यू टीएसएस आता है, देखो कैसे होता है, बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या है, रोल है। अभी आपके पास, अभी सिंपल मैं ना एक एक चीज आपको समझा रही हूँ। अभी इतना समझो कि यहाँ पे न्यू टीएसएस है, यहाँ पे ओल्ड टीएसएस है। तो न्यू टीएसएस कैसे मिलेगा, हमें टास्क डिस्क्रिप्टर से मिलेगा, ये भी पता है, ठीक है। तो एक टास्क डिस्क्रिप्टर किसको पॉइंट कर रहा है, आपके न्यू टीएसएस को पॉइंट कर रहा है, और एक टास्क डिस्क्रिप्टर किसको पॉइंट कर रहा है, ओल्ड टीएसएस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और यहाँ पर है आपके पास टास्क रजिस्टर, टास्क रजिस्टर, टास्क रजिस्टर किसको पॉइंट करता है, क्या चीज पॉइंट करता है, ये पॉइंट करता है, या फिर हम ऐसे कहते हैं ये स्टोर करता है बेसिकली हमारे पॉइंटर को। और कौन सा पॉइंटर है वो, जो कि आपके न्यू टीएसएस का पॉइंटर है, या फिर बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, टीआर जो है बेसिकली इन दोनों के, ये जो बेसिकली यहाँ पे ये न्यू टीएसएस है, ओल्ड टीएसएस है, तो करंट टीएसएस का भी हमें लगेगा। एंड हमारे पास जब अपडेट हो जाएगा ना, लाइक जैसे हम स्विच कर लेंगे, तो उसके बाद न्यू टीएसएस डिस्क्रिप्टर को पॉइंट करेगा हमारा टास्क रजिस्टर, है ना। तो टास्क रजिस्टर का यही काम होता है, वो बेस लिमिट और बेस और लिमिट स्टोर करता है। तो पहले तो उसके पास करंट टास्क का डेटा होगा, उसके बाद जैसे ही टास्क स्विच हो जाएगा उसके पास क्या होगा, न्यू टीएसएस का डेटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये टीएसएस डिस्क्रिप्टर है, और फिर आपके पास यहाँ पे ये और सारे आपके जो है स्पेशल रजिस्टर्स हैं, ठीक है, सेगमेंट रजिस्टर्स इनको हम बोलते हैं। तो ये आपके माइक्रो प्रोसेसर में ये जनरल रजिस्टर्स हैं, ये आपके सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसमें सिंपल आपको इतना समझना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, बस इतना हो रहा है कि ये जो रजिस्टर्स हैं इनकी वैल्यू स्टोर हो रही है ओल्ड टीएसएस के अंदर, ठीक है, जब स्विच होना होता है तब। और ये जो टीएसएस डिस्क्रिप्टर है ये ओल्ड टीएसएस को भी पॉइंट कर रहा है, एंड टीएसएस डिस्क्रिप्टर एक है जो आपके न्यू टीएसएस को पॉइंट कर रहा है। तो जब न्यू टास्क होता है तो उसके अंदर क्या होती है, सारी वैल्यूज फिर से आपके रजिस्टर्स के अंदर स्टोर हो जाती हैं। तो जो पुराने रजिस्टर्स की वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर हो गई है, ओल्ड टीएसएस के अंदर स्टोर हो रही है, और जो न्यू टीएसएस की वैल्यू है वो जाके अभी आपकी यहाँ पर स्टोर्ड है, ठीक है। तो बस आपको इतना समझना है, टास्क रजिस्टर का काम क्या है वो हमने यहाँ पे समझ लिया। अब फाइनल फ्लो देखो, फाइनल फ्लो यहाँ पर आपके पास क्या है, जंप और कॉल, ठीक है, यहाँ पर या तो जंप हो सकता है या कॉल हो सकता है। ये क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे टास्क स्विच को। देखो मैं आपको फाइनल फ्लो बता रही हूँ एक बार, अगर आपको अब जो है ना एकदम फाइनल समझ लो कि ये डायग्राम है क्या, ठीक है। I will rub this and again I'll explain you. वैसे I hope you have got the point. See, सबसे पहले ये जंप आपका काम करेगा, जंप या फिर कॉल ट्रिगर करेंगे कि अब जो है टास्क स्विच करना है। तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू रीड करेगा सिलेक्टर को, ठीक है, सीपीयू रीड करेगा सिलेक्टर को, एंड किसके पास चला जाएगा, ये चला जाएगा एलडीटी के पास, और ये एलडीटी किसको पॉइंट करेगा, टीएसएस डिस्क्रिप्टर को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पर ये टीएसएस डिस्क्रिप्टर जल्दी से ओल्ड टीएसएस में जाके क्या करेगा, सारे के सारे जो आपके रजिस्टर्स हैं, है ना, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, इनकी वैल्यूज आके ओल्ड टीएसएस के अंदर सेव कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, अब इसको न्यू जो टास्क स्टेट है उसको लोड करना है, तो ये अब ऊपर जाएगा तो टीएसएस डिस्क्रिप्टर न्यू टीएसएस का स्टोर करेगा, एंड सारे के सारे अब जो ये है ना, ये अपनी इधर की वैल्यूज ये आपकी इन रजिस्टर्स के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका क्या होता है, फिर अपडेट हो जाता है आपका टास्क रजिस्टर। पहले इसके पास ओल्ड टीएसएस की वैल्यूज थी, अब इसके पास न्यू टीएसएस की वैल्यूज है। तो ऐसे ही आपका
एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होता है फ्रॉम न्यू टास्क पॉइंटर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बेसिकली यहाँ पे मैं बोल रही हूँ। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। वैसे इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, मेजरली इतना आपको जगह पे ये डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको आता है टीएसएस के लिए आपको क्वेश्चन आता है या डीप मतलब एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप चाहो तो ये बना सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर ये इनडायरेक्टली वाला क्वेश्चन था, एंड यहाँ पर एग्जैक्ट माइक्रो प्रोसेसर में कैसे रजिस्टर्स की वैल्यू स्टोर वगैरह होती है, कैसे पॉज एक टास्क होता है और दूसरा टास्क रिज्यूम कैसे होता है, तो ये उसका सिंपल मेमोरी डायग्राम था, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ विल सी द टास्क लिंकिंग। अब टास्क लिंक कैसे रहते हैं, तो बैकलिंक फील्ड होती है एक, तो आपके पास जो टीएसएस होती है, एक एंटी बिट होती है जो कि फ्लैग रजिस्टर में होती है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले कब आपका टास्क लिंक हैपन होता है, मुझे बताओ, व्हेन डज दिस टास्क लिंक हैपन। तो बेसिकली टास्क स्विच कब होगा, जब आपका कॉल इंस्ट्रक्शन आएगा। देखो यहाँ पर ये जो चार चीजें लिखी हुई हैं यही है। सबसे पहले कॉल इंस्ट्रक्शन आएगा तब आपका टास्क स्विच होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन आएगा, या फिर एक्सटर्नल इंटरप्ट आएगा, या फिर एक एक्सेप्शन आ जाएगा, है ना। तब ये चारों चीजें हैं जिनके वजह से हमारा टास्क जो है वो स्विच होता है, ठीक है। अब लिंक क्रिएट कैसे होती है इसकी बात करनी है हमें, ठीक है। तो जब स्विच टास्क स्विच आपका होता है तो बेसिकली 80386 माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ये एक इसके पास एक स्पेशल बैकलिंक फील्ड होती है, ठीक है। वो किस में होती है, हर टीएसएस में होती है, लेकिन जो न्यू टास्क है उसके टीएसएस की जो बैकलिंक है वो स्पेशल लिंक के अंदर वो क्या करता है, वो ओल्ड टास्क के टीएसएस के जो सिलेक्टर है उसको स्टोर करके रखता है। देखो फिर से मैं क्या बोल रही हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान दो, 80386 ऑटोमेटिकली फिल्स द बैकलिंक ऑफ द न्यू टीएसएस, है ना। न्यू टीएसएस को किससे फिल करता है, सिलेक्टर ऑफ द आउटगोइंग टास्क टीएसएस, या फिर ओल्ड टीएसएस, यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो ओल्ड टास्क के टीएसएस का जो सिलेक्टर है वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो आपके नए टास्क के बैकलिंक में स्टोर होता है, इतना याद रखोगे। नाउ एट द सेम टाइम सेट्स द एंटी बिट, यानी कि नेस्टेड टास्क बिट इन द न्यू टास्क फ्लैग रजिस्टर, यानी कि उसी टाइम पे जो नेस्टेड टास्क बिट होती है वो आपकी ई फ्लैग रजिस्टर्स के अंदर जो होती है न्यू टास्क की वो सेट हो जाती है। मतलब कि उसको हम ये बता रहे हैं कि अभी जो हमारे टास्क चल रहे हैं वो नेस्टेड टास्क चल रहे हैं, क्योंकि एक टास्क से हम दूसरे टास्क में गए हैं, है ना। नाउ द एंटी फ्लैग इंडिकेट्स वेदर द बैकलिंक फील्ड इज वैलिड और नॉट। देखो जब हम न्यू टीएसएस के अंदर बैकलिंक को पुट कर देंगे, यानी कि जो हमारा ओल्ड टास्क टीएसएस का जो सिलेक्टर है वो हम बैकलिंक में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तभी जाके आपका जो एंटी फ्लैग है वो सेट होता है। तो एंटी फ्लैग सेट है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो बैकलिंक फील्ड है वो आपकी वैलिड है, ठीक है। अब when completing the current task 80386 examines the anti flag, मतलब कि जैसे ही करंट टास्क हो जाता है तो आपका 80386 अब नेस्टेड फ्लैग के पास जाता है। अगर वो सेट है तो 80386 फिर क्या चला जाता है, बैकलिंक का यूज करके बैक चला जाता है बाय यूजिंग दिस बैकलिंक फील्ड, एंड दूसरे टास्क पे चला जाता है जहां से उसने रोका था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एंटी फ्लैग यूज होता है। तो हमेशा टास्क लिंकिंग अगर याद आता है या फिर क्वेश्चन आता है तो आपको कौन सी चीजें, दो चीजें याद रखनी है, एक तो बैकलिंक फील्ड याद रखनी है एंड एंटी फील्ड याद रखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ही आपको लिख दिया है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल। नाउ सी टास्क लिंकिंग के बारे में और यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। सबसे पहले द बैकलिंक फील्ड ऑफ टीएसएस एंड नेस्टेड टास्क बिट ऑफ द फ्लैग वर्ड together allow the 80386 to automatically return to the task that called another task or was interrupted by another task। मतलब कि जो सीपीयू है वो दो चीजें यूज करता है, जैसे मैंने आपको बोला कि टास्क लिंकिंग आई तो आपको दो चीजें याद रखनी है, तो माइक्रो प्रोसेसर भी दो चीजें यूज करता है, बैकलिंक को यूज करता है आपके टास्क इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड स्पेशल नेस्टेड टास्क बिट को यूज करता है ताकि वो याद रख पाए कि उसने जो है बैकलिंक को फिल किया था या नहीं किया था, है ना। तो यहाँ पर इसी चीज को क्या बोला जाता है कि ये काम जो है ये आपका ऑटोमेटिकली हो रहा है, किसके हेल्प से, आपके प्रोसेसर के हेल्प से। तो व्हेन अ कॉल इंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल इंटरप्ट या फिर एक्सेप्शन कॉजेज दिस a new task, the 80386 automatically fills the backlink of new TSS and
एंड द सिलेक्टर ऑफ दिस, यानी कि ये तो वही सेम लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक यही सेम लिखा हुआ है। आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ व्हाट इज द टास्क लिंकिंग टिल हियर। एंड यहाँ पर भी देखो वही सेम चीजें हैं। वैसे यहाँ पे एंटी फ्लैग इंडिकेट करता है बैकलिंक फील्ड, ये तो सही है। यहाँ पर क्या है, द न्यू टास्क रिलीजेस कंट्रोल बाय एग्जीक्यूटिंग द आईरेट इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंटरप्ट रिटर्न इंस्ट्रक्शन व्हेन इंटरप्रेटिंग एन आईरेट द 80386 एग्जामाइंस द एंटी फ्लैग। यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब व्हेन द न्यू टास्क फिनिश, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप आईरेट रन करते हो, यानी कि रिटर्न करते हो ना उस इंटरप्ट से बेसिकली। तो सीपीयू चेक क्या करता है, आपके एंटी बिट को चेक करता है, एंड अगर ये सेट है तो बेसिकली प्रीवियस टास्क पे जंप कर लेता है बाय यूजिंग द बैकलिंक। तो जस्ट यहाँ पे आईरेट इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको याद रखना है। सिंपल, या सुपर सिंपल। नाउ मॉडिफाइंग द टास्क लिंकेजेस। अब आपको टास्क लिंक अगर मॉडिफाई करनी है तो आप कैसे करोगे, तो बेसिकली आप यहाँ पर कैसे, लाइक टास्क लिंकिंग तो हम समझ लिए, लेकिन यहाँ पर इसको कैसे, क्या चीज है, देखो मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं। सी, ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर दैट रिमूव्स अ टास्क फ्रॉम द बैकलिंक चेन मस्ट फॉलो दीज पॉलिसीज। दो रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ये दो रूल्स अगर आप फॉलो करते हो तो बेसिकली आप क्या माने जाओगे, एक ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर माने जाओगे। एंड ट्रस्टेड का मतलब क्या है, सेफ और या फिर अप्रूव्ड बाय द सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आप जो है मॉडिफाई कर पाओगे। लेकिन ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर बनने के लिए आपको ये दो रूल्स फॉलो करने होंगे। First, change the backlink field in the TSS of the interrupting task, then clear the busy bit in the TSS descriptor of task removed from the list। अब ये क्या बोल रहा है, तो आप मेरी बात पे ध्यान दो, इस पे ध्यान मत दो। देखो सबसे पहली बात, ईच टास्क, हर एक टास्क का उसका खुद का TSS होता है, ये मैंने आपको कितनी बार बता दिया। TSS मतलब टास्क स्टेट सेगमेंट, क्या स्टोर करता है, आपके टास्क की डिटेल्स को स्टोर करता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब आप सबसे पहले क्या करते हो, आप अपडेट करते हो बैकलिंक को। ठीक है, बैकलिंक को अपडेट करते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है आपको ओल्ड टास्क की जो है आपको सिलेक्टर को स्टोर करके रखना है, या सिंपल भाषा में ओल्ड टास्क की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है। देन आप क्या करते हो, यू हैव टू क्लियर द बिजी बिट। बिजी बिट जो है उसको आपको क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पहले आप बिजी थे, अब आप स्विच कर चुके हो, मतलब आप उस टास्क को कंप्लीट करके वापस आ चुके हो, मतलब जो आपका नेक्स्टेड टास्क है वो अब वापस अभी तक रन नहीं कर रहा है, वापस से पुराने टास्क पे आ गए हो। तो अब जो आपकी बिजी बिट है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि आप नेक्स्टेड टास्क में नहीं हो। तो जो बिजी बिट है ये क्या बता रहा है आपको, कि जो टास्क है वो अभी तक चल रहा है ना, और उसको क्लियर कर दो, इसका मतलब जो टास्क है वो अभी रन नहीं कर रहा है। तो बस इतना ही बोला गया है। अब देखो, अब वापस से पढ़ो। फर्स्ट, चेंज द बैकलिंक फील्ड इन TSS ऑफ इंटरप्टिंग टास्क, देन क्लियर द बिजी बिट इन द TSS। बस इतना बोला जा रहा है, क्योंकि आपका जो लिस्ट में से एक टास्क है वो रिमूव हो गया, तो उस टास्क की आपको बिजी बिट को यहाँ पे क्लियर कर देना है। अब ensure that no interrupts occur between updating the backlink and the busy bit। मतलब कि यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, you don't have मतलब आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, या फिर कोई और इंटरप्ट नहीं आना चाहिए जब आप ये अपडेशन कर रहे हो। मतलब कि जब आप बैकलिंक फील्ड का अपडेट कर रहे हो या फिर बिजी बिट को सेट या क्लियर कर रहे हो, तो इस केस में इंटरप्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूरी चेन, सब कुछ सिस्टम में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको करना क्या है, इन शॉर्ट आपको चेन को पहले अपडेट करना है। सेकेंड, आपको उसको जो बिजी फ्लैग है उसको आपको क्लियर करना है, जो टास्क आपने कर दिया है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, यू डोंट लेट एनीथिंग इंटरप्ट यू इन बिटवीन। ये चीज आपको याद रखनी है। तो सिंपल, आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपल था, इसमें बस तीन चीजें हैं, तीन पॉइंट्स आई विल से। व्हाट आर द 3 पॉइंट्स? सबसे पहले तो बैकलिंक फील्ड, है ना, बैकलिंक फील्ड से आप आ जाते हो पुराने टास्क में। सेकेंड चीज, बिजी बिट को आप कर देते हो क्लियर, क्योंकि आपका जो न्यू टास्क है वो आपका हो गया। चीज आप क्या करते हो, यहाँ पे आप ध्यान रखते हो कि ये जो अभी हम चेंजेस कर रहे हैं, इस चेंजेस करने के बीच में कोई भी इंटरप्ट नहीं आना चाहिए। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि ये दो रूल्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं अगर मॉडिफाइंग टास्क लिंकेजेस का क्वेश्चन आता है तो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज द टास्क एड्रेस स्पेस। ठीक है, तो टास्क एड्रेस स्पेस क्या है, कुछ भी नहीं, बहुत इजीली हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे ना, तो स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। सी, द LDT selector and PDBR field of the TSS give software systems designers flexibility in utilizing
यूटिलाइजेशन ऑफ सेगमेंट एंड पेज मैपिंग फीचर्स ऑफ 80386। मतलब कि जो आपका 80386 प्रोसेसर होता है उसके अंदर स्पेशल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका जहाँ पे टास्क इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, कौन सा आपका टीएसएस, ठीक है। तो ये क्यों हेल्प करते हैं, ये कैसे हेल्प करते हैं हमारे सीपीयू को, ताकि वो हमारी जो मेमोरी है सीपीयू की उसको मैनेज कर पाए। तो इन्हीं स्पेशल पार्ट्स को क्या बोला जाता है, इन्हीं स्पेशल पार्ट्स को एलडीटी सिलेक्टर एंड पीडीबीआर बोला जाता है। बस अब ये स्पेशल पार्ट्स का काम क्या है, बेसिकली क्या हेल्प करते हैं सिस्टम में, तो ये सिस्टम में हेल्प करते हैं कि ये डिसाइड करवा पाए कि कितनी मेमोरी एक एक टास्क जो है वो ले रहा है, बेसिकली कितनी मेमोरी को यूज कर रहा है। सेकेंडली कि वो मेमोरी एग्जैक्टली कहाँ पर है। थर्डली कि उसको हम ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं। तो वही सारी चीजें आपके फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो मैंने जो बताया आप उसको याद रख सकते हो, अगर ये लाइन याद नहीं हुई इतना याद आप रख सकते हो कि 80386 प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिसमें आपकी टास्क इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो वो तो टास्क जो पार्ट्स होते हैं वो टीएसएस होते हैं, लेकिन उनको बोला क्या जाता है, एलडीटी सिलेक्टर और पीडीबीआर बोला जाता है। तो ये जो है कैसे हेल्प करते हैं हमारे सिस्टम को, ये हेल्प करते हैं टू डिसाइड हाउ मच मेमोरी ईच टास्क कैन यूज, देन वेयर द मेमोरी इज एंड हाउ इट्स ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमारा जो प्रोग्रामर्स है उनको समझ में आ जाती है, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लाइक गिविंग देम टूल्स कि वो ऑर्गेनाइज कर पाए मेमोरी को इन द बेस्ट वे फॉर ईच टास्क, ठीक है। देन पॉइंट 2, by appropriate choice of the segment and page mappings for each task may share the address space, may have address spaces that are largely distinct from one another or may have any degree of sharing between these two extremes। मतलब कि अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, यहाँ पे जो है हम समझ सकते हैं कि जो मेमोरी है वो टास्क के बीच में शेयर कैसे हो रही है ना। तो टास्क जो है वो सेम मेमोरी भी शेयर कर सकते हैं, या फिर उनकी कंप्लीटली सेपरेट मेमोरी भी हो सकती है, या फिर उन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है ना। तो इट्स लाइक देखो एकदम सिंपल एग्जांपल दो कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास क्या है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, यू आर शेयरिंग द सेम नोटबुक, ठीक है। तो ये कौन सी मेमोरी हो गई, ये शेयर्ड मेमोरी हो गई, ठीक है। सेकेंडली आप दोनों अलग अलग बुक्स यूज कर रहे हो, मतलब ये सेपरेट मेमोरी हो गई। थर्डली आपके पास क्या है, आप कुछ कुछ पेजेस शेयर कर रहे हो लेकिन पूरी बुक शेयर नहीं कर रहे, तो ये आपकी हो जाती है शेयर मेमोरी, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि तीन टाइप्स की मेमोरी कैसी होती है, शेयर्ड मेमोरी, सेपरेट मेमोरी और पार्शियल मेमोरी। तो ये जो है द एबिलिटी फॉर टास्क टू हैव दिस डिस्टिंक्ट एड्रेस स्पेसेस, इन्हीं को एड्रेस स्पेसेस बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेसिकली आपके 80386 के प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो हर एक के पास जो है सेपरेट मेमोरी भी हो सकती है आपके पास, मतलब अगर आपको प्रोटेक्टेड रखना है तो सेपरेट मेमोरी आप असाइन करते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास शेयर्ड मेमोरी हो, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पार्शियल शेयर्ड मेमोरी हो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर चीजें बताई हैं, एंड इसी से आपका टॉपिक क्या आता है, आपका एड्रेस स्पेस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। देन द एबिलिटी फॉर टास्क टू हैव डिस्टिंक्ट स्पेसेस, यही मैंने अभी आपको बताया इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देन अ मॉड्यूल इन वन टास्क कैन नॉट इंटरफेस with a module in another task if the modules do not have access to the same address space। अगर वो दोनों सेम एड्रेस स्पेस के हैं ही नहीं तो उन दोनों के पास उन दोनों का एक्सेस नहीं होगा, ये बात भी क्लियर हो गई। The flexibility module management features of the 80386 allow system designers to assign areas of shared address space to those modules of different tasks that are designed to cooperate with each other। मतलब कि जो हमारी पार्शियल मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि अगर हमारे डेवलपर्स चाहते हैं कि कुछ पार्ट जो है वो शेयर्ड रहे, तो यहाँ पर हम कुछ मॉड्यूल्स को जो है उनको सेम एड्रेस स्पेस को असाइन करते हैं। तो यहाँ पर मेमोरी को क्या हम बोल रहे हैं, एड्रेस स्पेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि एड्रेस स्पेस एग्जैक्टली होता क्या है। नाउ लेट अस सी टास्क नेस्टिंग, ठीक है। तो टास्क नेस्टिंग क्या होता है, देखो वैसे तो आपको बहुत ट्रिकी लग रहा होगा नेस्टिंग, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है, हमने सबने जो अभी तक पढ़ा हुआ है वही है। इट्स ओके फॉर वन टास्क टू बी नेस्टेड विद इन अनदर एंड अनदर एंड अनदर। मतलब कि सिंपल यहाँ पर बात क्या हो रही है, सी लेट से आप एक टास्क पे वर्क कर रहे हो एंड वो टास्क है आपका #1 टास्क, ठीक है। एंड आप बाद में क्या कर रहे हो, उस टास्क से आप दूसरे टास्क को कॉल कर रहे हो, एंड देन वो दूसरा टास्क तीसरे टास्क को कॉल कर रहा है, एंड ये
तीसरा टास्क फोर्थ टास्क को कॉल कर रहा है. सो दिस इज नथिंग बट योर नेस्टिंग, यानी कि जो स्टैक ऑफ बॉक्सेस हैं यहाँ पे, ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, एक दूसरे के अंदर है. लाइक ये टास्क जो है ये इसको कॉल कर रहा है तो ये इसके अंदर हो गया, ये इसको कॉल कर रहा है तो ये इसके अंदर हो गया, ये इसको कॉल कर रहा है तो ये इसके अंदर हो गया. एंड यस, इट्स टोटली ओके फॉर वन टास्क टू बी नेस्टेड इनसाइड अनदर. ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक के अंदर एक नहीं हो सकता. ठीक है, बहुत सारे टास्क एक के अंदर एक हो सकते हैं. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड, यू गॉट द पॉइंट. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लिंक है इनकी, वो लिंक पीछे की तरफ जा रही है. क्यों पीछे की तरफ जा रही है भाई, नाम ही क्या है, बैक लिंक है ना, तो बैक लिंक की तरफ आपका जा रहा होगा. एंड ये कुछ नहीं है, आपके TSS हैं जिनके अंदर आपके एक एक टास्क की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है. एंड यहाँ पर है आपका टास्क रजिस्टर. तो टास्क नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, आई होप यू गॉट इट. नाउ जो मल्टीटास्किंग है वो हमारा यहाँ पे कवर होता है. नाउ वर्चुअल 8086 मोड हम पढ़ेंगे, छोटा है लेकिन ठीक है, बिट थोड़ा सा हम इसके अंदर थ्योरी ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट 5 दोनों चीजों से बना है, मल्टीटास्किंग और वर्चुअल 8086 मोड. तो वर्चुअल आपके इस पार्ट से भी उतने ही सेम क्वेश्चंस आएंगे जितने आपके मल्टीटास्किंग से आएंगे. तो यहाँ पर चीजें आप समझ सकते हो. ठीक, सबसे पहले आप क्या देखोगे, वर्चुअल 8086 मोड के फीचर्स देखोगे. तो बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ कि फीचर्स क्या है यहाँ पे. क्लियर? तो सबसे पहली बात यहाँ पे बोला गया है 80386 ऑपरेटिंग इन प्रोटेक्टेड मोड. दिस कैन इजीली स्विच टू वर्चुअल 8086 मोड. हमें पता है कि वर्चुअल मोड में हम स्विच कर सकते हैं जब हम प्रोटेक्टेड मोड के अंदर होंगे, टू एग्जीक्यूट अ टाइम स्लाइस ऑफ 8086 प्रोग्राम एंड देन इजीली स्विच बैक टू प्रोटेक्टेड मोड टू एग्जीक्यूट अ टाइम स्लाइस ऑफ प्रोटेक्टेड मोड टास्क. मैंने आपको ये माइक्रो प्रोसेसर के आपको मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था जब हम लोग मोड्स पढ़ रहे थे यूनिट 3 में. रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड एंड वर्चुअल मोड्स हमने पढ़े थे. तो तभी मैंने आपको बताया था कि हम जो है डायरेक्टली रियल मोड से हम वर्चुअल मोड में नहीं जा सकते. सी वर्चुअल मोड आपका कौन सा मोड है, ऐसा मोड है जो कि आपके 8086 प्रोग्राम जो होते हैं, जो 8086 प्रोसेसर्स थे उनके अंदर जो प्रोग्राम्स रन होते हैं, जो 80386 के रियल मोड में रन नहीं हो सकते, तो उनको हम रन कर सकते हैं 80386 में. लेकिन कैसे? बाय द प्रोटेक्टेड मोड. तो हमारा प्रोटेक्टेड मोड जो है वो वर्चुअल मोड में स्विच होता है. एंड हम क्या करते हैं, हम इजीली जो भी हमारे टास्क हैं बेसिकली 8086 प्रोग्राम वाले, उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड वापस प्रोटेक्टेड मोड के अंदर आ सकते हैं. ठीक है, सो द 80386 अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ वन और मोर 8086. जितने भी पुराने, देखो अभी तक हमने 8086 समझा था, लेकिन हमारा 800386 इन सारे जो भी पुराने प्रोसेसर्स हैं उनके एग्जीक्यूशन को अलाउ करता है, लेकिन ओनली एंड ओनली आपके प्रोटेक्टेड मोड एनवायरनमेंट के अंदर. ठीक है, नाउ 8086 virtual mode, the 80386 treats the segment registers exactly the same way as it does in the real mode. ठीक है, इसका मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो हमारा वर्चुअल 86 मोड होता है उसके अंदर मेमोरी सिस्टम कैसे वर्क करती है, जैसे कि रियल मोड होता है. ठीक है, जो हमारी ओल्ड मेमोरी स्टाइल होती है ना, विच इज यूज्ड बाय 8086, सेम वैसे वर्क करता है. जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, मेमोरी को डिवाइड करता है सेगमेंट रजिस्टर्स के अंदर, जैसे 8086 के अंदर होता है. एंड जस्ट लाइक 8086, हर टास्क जो है in this mode it can access up to only 1 MB of memory. ये आपको तभी समझ में आएगी पूरी लाइन जब आपने यूनिट 3 की जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ये रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड और वर्चुअल मोड हमने पढ़ा है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको चीजें बताई हैं विद मेमोरी की, आपको कौन से मोड में कितनी मेमोरी यूज होती है एंड ऑल. ठीक है, तो आपको वो चीजें याद आ गई होंगी यहाँ पर. एंड इफ यू आर रिवाइजिंग तो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो गई होंगी. सो सी, अब फोर्थ आपका फीचर क्या कहता है, द सेगमेंट एंड ऑफसेट रजिस्टर्स टुगेदर गिव द लीनियर एड्रेस. तो ये तो हमें पता ही है कि जो लीनियर एड्रेस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेगमेंट एंड ऑफसेट रजिस्टर्स. तो इन दोनों को मिला दें, सेगमेंट एंड ऑफसेट रजिस्टर्स को हमें लीनियर एड्रेस मिल जाता है, लेकिन फिजिकल एड्रेस नहीं मिलता है. ठीक है, तो जो फिजिकल एड्रेस है वो हमें जनरेट करना पड़ता है हमारे लीनियर एड्रेस से विद द हेल्प ऑफ पेज ट्रांसलेशन. ये तो सेम वही लग रहा है जो हमने यूनिट 3 में पढ़ा है. यस, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर आप यूनिट 3, 4
पहले के पढ़ के आते हो ना, तो आगे के 5-6 आपको बहुत सिंपल लगेंगे, है ना। तो यूनिट 3 का ही कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर है। एंड हमें पता है कि हमारे पास फिजिकल एड्रेस जो है हमारे इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर 80386 के अंदर क्या होती है, 4 गीगाबाइट्स की मेमोरी होती है, एड्रेसेबल बाय द 80386। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इन 8086 वर्चुअल मोड 80386 प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू सिलेक्टिवली ट्रैप। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या था, आई होप ये नहीं पता चल रहा है मुझे, लेकिन ठीक है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या है, वर्चुअल मोड के अंदर इन योर सिक्स्थ पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वर्चुअल मोड के अंदर आपका जो 80386 प्रोवाइड क्या करता है, सी हम ट्रैप कर सकते हैं। एंड यस, यहाँ पर आप लिख लो, मैंने इसका देखा अभी, कंट्रोल है यहाँ पे। ठीक है, तो 8086 मोड के अंदर जो प्रोसेसर है वो क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है एंड प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर सकता है। ट्रैप करना मतलब कि देखना बेसिकली, है ना, एंड कंट्रोल करना यानी कि उन प्रोग्राम्स का जो एक्सेस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर्स एक्सेट्रा, उनके इंटरप्ट्स को हैंडल करना है। तो ये सारे काम आपका कौन कर सकता है, वर्चुअल 8086 मोड कर सकता है। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करके, तो बेसिकली इट इज पॉसिबली टू डिटरमाइन इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल। तो IOPL यहाँ पर यूज होता है आपका। इसका मतलब क्या है कि यू कैन सेट रूल्स, जैसे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है इसको यूज करके आप कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर सकते हो कि कहाँ पर आपका प्रोग्राम रन करना चाहिए, कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज होने चाहिए, है ना। तो कुछ रूल्स हैं एंड वो कौन डिफाइन करता है, IOPL डिफाइन करता है। ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है IOPL, यस, तो यही IOPL इसको डिफाइन करता है। एंड यू कैन ऑल्सो मेक मैप ऑफ हु इज अलाउड टू एक्सेस विच पोर्ट या फिर इनपुट आउटपुट एरियाज, तो ये सब भी बनता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, इट्स अ ग्रेट वे टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम प्रोग्राम्स डूइंग लाइक जो भी काम वो कर रहे हैं ना, तो उनको जो भी काम वो नहीं कर सकते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो वर्चुअल 8086 मोड ये सारी चीजें आपकी अलाउ करता है। तो इस वाली स्लाइड में क्या लिखा है, देखो इस वाली स्लाइड में इतना ही लिखा है कि जो आपका लीनियर एड्रेस है वो क्या होता है, सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेस आपका लीनियर एड्रेस होता है। और लीनियर एड्रेस अगर हम पेजिंग करें तो हमें क्या मिल जाता है, उससे फिजिकल एड्रेस मिल जाता है जो कि 4 GB मेमोरी में होता है। थर्ड चीज हमने क्या पढ़ी कि हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा जो टास्क है उसमें क्या चीज अलाउड है, क्या चीज नहीं अलाउड है, क्या चीज इनपुट आउटपुट के अंदर हमारे पास अलाउड है। देन हम क्या बोला हमने फोर्थ पॉइंट में कि हमारा जो प्रोसेसर है वो ट्रैप करता है एंड कंट्रोल भी करता है। ट्रैप करता है, कंट्रोल करता है, क्या, इनपुट और आउटपुट को और इंटरप्ट बिहेवियर को सेफली। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे, आई होप यू गॉट इट। यहाँ पर भी आपके जो फीचर्स हैं इनको हम अगर शॉर्ट में समराइज करें तो सिंपल आपका 80386 एक तो मॉडर्न प्रोसेसर है। और वर्चुअल 8086 मोड क्यों यूज किया जाता है, ताकि हम पुराने प्रोसेसर्स के ओल्ड प्रोग्राम्स को रन कर पाए। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या बोला गया था कि हम एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को यानी कि मल्टीपल ओल्ड प्रोग्राम्स को एज अ टास्क रन कर सकते हैं। और हर एक टास्क का क्या है, हर एक टास्क को 1 MB ही मिलती है मेमोरी, जस्ट उसको जैसे पहले मिलती थी वैसी अब मिलती है। अभी जो है 80386 के अंदर MB ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पर ये बोला गया था एंड यहाँ पर क्या है ये मैंने आपको समराइज कर दिया है। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, तो देखो आपको जितने फीचर्स याद रहते हैं आप लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड हो सकता है ये 4 मार्क्स के लिए आए, 5 मार्क्स के लिए आए या फिर 8 मार्क्स के लिए आए। तो हम समझ नहीं सकते ना कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब आपने अगर 4 मार्क्स का आता है तो सिंपल इतने आप याद रख सकते हो, इतने इनफ है आपके लिए। नाउ सी, यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन आपका आया हुआ है। सो द पर्पस ऑफ वर्चुअल 86 टास्क इज टू फॉर्म अ वर्चुअल मशीन, मतलब जो पुराने हमारे प्रोसेसर्स हैं हम उनको रन कर पाए with which to execute the 8086 program considering the mechanism of your 80386 protection. Now, it is a hardware virtualization technique that allowed multiple 8086 processors to be emulated by the 386 chip. है ना, यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो हमारा 8086 है ये क्या है, ये लाइक स्मार्ट इनफ है टू प्रिटेंड टू बी मल्टीपल 8086 प्रोसेसर्स। हमारा 80386 क्या बोल रहा है कि मैं मल्टीपल 8086 प्रोसेसर्स के जो है ना, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि जो आप एकदम सिंपल, अब मैं क्या एग्जांपल दूं, आपके पास
एक एप्पल बहुत बड़ा एप्पल है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कभी कभी कि ये एक एप्पल 2 एप्पल्स के बराबर है या 3 एप्पल्स के बराबर है। तो सेम पैटर्न में यहाँ पर 80386 जो है ये क्या बोलता है कि मैं मल्टीपल 8086 प्रोग्राम्स या फिर प्रोसेसर्स के बराबर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो ओल्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो एक साथ रन कर सकते हैं, दे कैन रन एट वंस। तो इवन दो वी हैव ओनली वन रियल प्रोसेसर, दिस इज डन यूजिंग वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करके ये एक मेथड है जिससे हम सिंपल एक रियल प्रोसेसर के अंदर जो है बहुत सारे टास्क को रन कर सकते हैं। तो ये चीज क्या हो गई, आपकी वर्चुअलाइजेशन हो गई, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे V86 मोड यूजेस अ सेगमेंटेशन स्कीम आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द रियल मोड which creates 20-bit linear address in the same manner as of 20-bit physical address। मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि आपका जो रियल मोड है उसके अंदर जो मेमोरी एड्रेस है वो किससे बना है, सेगमेंट्स और ऑफसेट से बना है, जो कि 20-bit एड्रेसेस वगैरह है वो क्रिएट करता है। वर्चुअल मोड के अंदर सेम मेथड यूज होता है एंड ओल्ड प्रोग्राम्स जो है वो आपके सिस्टम के ऊपर रिलाई करते हैं कि अब जो हमारा 80386 सिस्टम है वो उस पर वर्क करेगा, फाइन। और जो 20-bit एड्रेसेस हैं वो डायरेक्टली आपके क्या बन जाते हैं, वर्चुअल मोड में फिजिकल एड्रेस बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास सिंपल और फास्ट रूल हो गया फॉर द ओल्ड प्रोग्राम्स, ओके। अब यहाँ पर ये देखो, व्हेन द VM बिट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर इज सेट, यानी जो वर्चुअल मोड है, वर्चुअल मोड की बिट होती है, याद है हमारे फ्लैग रजिस्टर में, अगर वो सेट है तो द 80386 विल रिटर्न टू द वर्चुअल मोड, तभी हम उसमें रिटर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर कि हमारी VM बिट सेट होनी चाहिए। सो द 80386 प्रोसेसर चेक्स टू कंडीशन, जब वो VM बिट को चेक करता है, ठीक है। सो मतलब जब VM बिट को सेट होना होता है बेसिकली, तब आपकी दो कंडीशंस चेक होती हैं, क्या, वेदर टू एग्जीक्यूट 8086 प्रोग्राम्स व्हाइल लोडिंग द सेगमेंट रजिस्टर्स, है ना। यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि पहले वो क्या चेक करेंगे कि क्या हम इसके अंदर सेगमेंट रजिस्टर्स को लोड कर सकते हैं, और वो कौन से सेगमेंट रजिस्टर्स होंगे, 8086 के सेगमेंट रजिस्टर्स होंगे। इसका मतलब कि हमारा प्रोसेसर चेक कर रहा है कि क्या ये सारे जो ओल्ड प्रोग्राम्स हैं वो हमारे सिस्टम पे रन कर सकते हैं, सारे रूल्स वो फॉलो कर रहे हैं, जो 8086 प्रोग्राम्स हैं क्या वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीजें चेक होती हैं। सेकेंड चीज, टू फाइंड द इंस्ट्रक्शन सेंसिटिव टू IOPL, मतलब कि यहाँ पर सिक्योरिटी की बात हो रही है, ठीक है। दिस कैन बी लाइक कोई भी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है या कैसी भी सिक्योरिटी रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। जो प्रोसेसर है वो डिसाइड करता है इफ इट शुड अलाउ द प्रोग्राम टू एक्सेस, जो भी हमारा प्रिविलेज लेवल है उसके हिसाब से हम उन ओल्ड प्रोग्राम्स को एक्सेस रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अब मैं क्विकली आपको रिकैप करवा दूं तो देखो, जो V86 है ये हमारे ओल्ड 8086 प्रोग्राम्स को रन करता है। कहाँ रन करता है, हमारे न्यू 80386 के अंदर, लेकिन सेफली रन करता है, इसलिए हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो 1800386 चिप वो क्या कर सकती है, वो प्रिटेंड कर सकती है कि मैं बहुत सारे 8086 चिप्स के बराबर हूँ, है ना। अब इट यूजेस ओल्ड 20-bit मेमोरी एड्रेसिंग, जो हमारी ओल्ड 20-bit मेमोरी एड्रेसिंग है 80386 की, वो ही यूज होती है जस्ट लाइक द रियल मोड। अब यहाँ पर हम VM बिट को सेट करते हैं ताकि हम V86 मोड को एक्टिवेट कर पाए, एंड जो प्रोसेसर है वो क्या चेक करता है, वो चेक करता है इफ द प्रोग्राम इज अलाउड टू डू व्हाट इट्स ट्राइंग टू डू बेसिकली, ठीक है। तो बस इतना ही है इसके अंदर, ये थोड़े से एडवांस्ड हैं, जो अगर फीचर्स आपको और लिखने हो तो आप ये लिख सकते हो। नाउ एडवांटेजेस भी आते हैं, क्वेश्चन आता है आपको एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल 86 मोड। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका सबसे पहला एडवांटेज क्या है, देखो, on an 80386 supporting multitasking, we can execute multiple 8086 applications in virtual mode। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम 8086 में तो एक ही प्रोग्राम रन कर सकते थे ना, लेकिन 80386 में वही 8086 के हम बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली हमारी एडवांटेज हो गई। सेकेंड, इन एन मल्टीटास्किंग सिस्टम इट इज एसेंशियल टू स्विच बिटवीन। अब मल्टीटास्किंग सिस्टम है तो हमें स्विच करना पड़ता है 8086 से एंड प्रोटेक्टेड मोड से, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड मोड से हम स्विच कर सकते हैं बेसिकली। देन 80386 प्रोसेसर कैन स्विच बैक एंड फोर्थ रैपिडली बिटवीन द वर्चुअल 86 एंड द प्रोटेक्टेड मोड। तो हमारा जो प्रोसेसर है वो प्रोटेक्टेड और V86 मोड के बीच में फास्टली क्या कर पाता है, स्विच कर पाता है। देन द प्रोग्राम्स इन V86 मोड्स आर एग्जीक्यूटेड एट
प्रिविलेज लेवल 3, यानी कि यूजर लेवल पे, ठीक है, सबसे लोअर लेवल पे। मल्टीपल 8086 रियल मोड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कैन एग्जीक्यूट एट वन टाइम, तो मतलब हम सारे एप्लीकेशंस भी रन कर सकते हैं। VM86 mode can be used to share one 80386 processor with many users by partitioning the memory। तो अगर एक 80386 है एंड बहुत सारे 8086 है तो हमारी मेमोरी पार्टीशन हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, एंड देन हम जो है एक एक यूजर असाइन कर सकते हैं जिनका खुद का डॉस पार्टीशन हो, एंड दे कैन वर्क ऑन दैट, ठीक है। तो ये आपके एडवांटेजेस हो गए वर्चुअल 86 मोड के। नाउ सी मेमोरी मैनेजमेंट इन वर्चुअल मोड। तो वर्चुअल मोड में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, तो बहुत सिंपल है। सी सबसे पहले अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो प्लीज याद रखो यूनिट 3 करके आए हो, ठीक है। यूनिट 3 करके आए हो मतलब मेमोरी मैनेजमेंट तो पूरा यूनिट, उसका नाम ही मेमोरी मैनेजमेंट है, तो सारी चीजें आपको उसकी पता है। अब यहाँ पर हमारी बात हो रही है लीनियर एड्रेस की। तो सबसे पहले लीनियर एड्रेस फॉर्मेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो लीनियर एड्रेस फॉर्मेशन होता क्या है, तो वर्चुअल 86 मोड के अंदर देखो, पहले ये पढ़ ही लेते हैं। इन वर्चुअल 8086 मोड द कंटेंट ऑफ segment registers are not used as a selector to point the descriptor। मतलब यहाँ पर जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं उनको हम इसलिए यूज नहीं करते कि वो आपके जो है सिलेक्टर की तरह काम करें, डिस्क्रिप्टर को पॉइंट करें, लेकिन कैसे यूज होते हैं देखो सेगमेंट रजिस्टर्स, बट द सेगमेंट रजिस्टर कंटेंट्स आर यूज टू जनरेट लीनियर एड्रेस विद द हेल्प ऑफ द ऑफसेट। तो ऑफसेट का यूज करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, लीनियर एड्रेस जनरेट करने का काम करते हैं। यहाँ पे हम सेगमेंट रजिस्टर्स को ऐसे यूज नहीं करते जैसे हम 80386 में यूज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, टू जनरेट द लीनियर एड्रेस, ठीक है। किसके हेल्प से, ऑफसेट के हेल्प से। नाउ द लीनियर एड्रेस इज जनरेटेड बाय एडिंग कंटेंट ऑफ अप्रोप्रिएट सेगमेंट रजिस्टर। अब ऐसा नहीं है कोई भी, तो अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ सेगमेंट रजिस्टर्स आप ऐड करोगे तो आपका लीनियर एड्रेस बनता है, विच आर शिफ्टेड लेफ्ट बाय 4 बिट टू एन इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। तो लेफ्ट ऑफ 4 बिट में हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर रहे होते हैं। अब कैसे कैलकुलेट होता है, सी वो देखेंगे हम लोग आगे, या सो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया है, लीनियर एड्रेस फॉर्मेशन के अंदर वर्चुअल 8086 टास्क जनरेट 32 बिट लीनियर एड्रेस। ये क्या जनरेट करता है, 32 बिट का लीनियर एड्रेस जनरेट करता है। फिर यहाँ पे क्या है, व्हाइल एन 8086 प्रोग्राम कैन यू ओनली यूटिलाइज द लोअर ओल्ड ऑर्डर 21 बिट्स ऑफ द लीनियर एड्रेस, सो द लीनियर एड्रेस कैन बी मैप्ड वाया पेज टेबल्स टू एनी 32 बिट फिजिकल एड्रेस, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पे इवन दो आपका जो 8086 प्रोग्राम है, इट थिंक इट्स जनरेटिंग ओनली 20 बिट एड्रेस, 80386 उसको भी 32 बिट ही बनाता है, लेकिन यूज क्या करता है, यूज करता है लोअर 20 वर्ड्स, वो 21 बिट्स ही, ताकि वो समझ पाए कि हाँ वो 20 बिट्स ही जनरेट करना है। तो नॉर्मली 8086 कितना एक्सेस कर पाएगा मेमोरी को, 2 raised to 20, है ना, क्योंकि 20 बिट्स हैं, तो 2 raised to 20 क्या होती है आपकी, 1 MB होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सेगमेंट ऑफसेट मैथ यहाँ पर होता है लाइक रैप अराउंड ट्रिक्स, तो यहाँ पर आप क्या कर पाते हो, 2 MB आपकी टेक्निकली एड्रेसेस अप टू 2 MB विथ सर्टन ओवरलैप्स, जैसे कि आप मेंशन कर रहे हो यहाँ पर 21 बिट्स। अब इसके ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस आपको इतना समझना है कि आप चाहो आप हो 8086 में, मतलब आप जनरेट तो 20 बिट्स ही करोगे, लेकिन क्योंकि आप 80386 के अंदर हो तो आप एक्चुअली 32 बिट का लीनियर एड्रेस जनरेट करोगे, लेकिन 8086 को ये हम समझने नहीं देते कि हम 80386 में है, तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, हम सिर्फ लोअर 21 बिट्स ही कंसीडर करते हैं लीनियर एड्रेस की, ठीक है। तो ये ऐसे आपका लीनियर एड्रेस फॉर्म होता है किसमें, आपके 8086 के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पर था कि लीनियर एड्रेस कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे कुछ शिफ्टेड 4 बिट्स की बात हुई थी, तो मैं इसका आपको फॉर्मूला बताती हूँ। सबसे पहले देखो जो लीनियर एड्रेस होता है वो क्या होता है, वो आप मैं एस से डिनोट कर रही हूँ सेगमेंट और ओ से डिनोट कर रही हूँ ऑफसेट, ठीक है। तो सेगमेंट से और ऑफसेट से ही तो हमारा बनता है क्या, लीनियर एड्रेस। तो जो सेगमेंट है वो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है बाय 16, क्या मल्टीप्लाई होता है, बाय 16 मल्टीप्लाई होता है, एंड ये जो पूरी वैल्यू है ये आप किससे ऐड करते हो आप ऑफसेट से,
ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि जो हमारा सेगमेंट है इट इज लेस देन व्हाट योर 4 प्लस ऑफसेट। तो इससे हमारा क्या बनता है, इससे हमारा बनता है 20 बिट एड्रेस जस्ट लाइक द ओरिजिनल 8086। एंड इसीलिए हमारे जो वर्चुअल मोड में हमारे 8086 को क्या लगती है, 1 MB लगती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर लीनियर एड्रेस वर्क्स ओवर हियर। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। नाउ यहाँ पर ये क्वेश्चन बचा है मेमोरी मैनेजमेंट इन वर्चुअल मोड। इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कोऑपरेशन है, एंटरिंग एंड लीविंग वर्चुअल मोड है, देन वी विल सी द एंटरिंग एंड लीविंग एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है, तो सिर्फ ये 3 स्लाइड्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो बहुत बहुत इजीली आप समझ लोगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने का है। सी मेमोरी मैनेजमेंट इन वर्चुअल मोड के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैसे कोऑपरेट करते हैं। सो अ कंप्लीट वर्चुअल मशीन कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ 80386 हार्डवेयर बट आल्सो ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। ऐसा तो नहीं है सिर्फ प्रोसेसर ही है, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी तो हैं। सो दस द इम्यूलेशन ऑफ एन 8086 इज द रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब हम यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, देखो सिंपल, यहाँ पे मैं सिंपल आपको इतना समझाऊंगी। देखो पहले तो वर्चुअल मशीन है ना, वर्चुअल मशीन क्या होती है, वर्चुअल मशीन हमारा रियल कंप्यूटर की तरह काम करती है, ठीक है, बट ये किसी दूसरे सिस्टम में जो है रन करती है। तो टू क्रिएट दिस वर्चुअल मशीन हमें क्या चाहिए, हमें हार्डवेयर भी चाहिए और सॉफ्टवेयर भी चाहिए। क्यों चाहिए, हमारा जो वर्चुअल मशीन है वो किसी और दूसरे सिस्टम में काम करेगी ना, तो वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तभी आपकी वर्चुअल मशीन काम कर पाएगी, है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारा हार्डवेयर क्या करता है बेसिकली, so thus the emulation of an 8086 is the result, है ना, हमने यही समझा अभी। अब यहाँ पर देखो, let me rub this basically, yeah, simple, the hardware provides a virtual set of registers via the TSS। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा हार्डवेयर है 80386 प्रोसेसर का, इट हेल्प्स बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ, देन वी विल रीड दिस। तो हार्डवेयर का रोल क्या है एंड सॉफ्टवेयर का रोल क्या है, ये दो चीजें हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हार्डवेयर का रोल है, इसमें हार्डवेयर करता क्या है, तो हमारा जो हार्डवेयर है 80386 प्रोसेसर का, उसमें हम क्रिएट कर पाते हैं वर्चुअल रजिस्टर्स को। मतलब ये वर्चुअल रजिस्टर्स क्या है, टेम्पररी स्टोरेज एरियाज हैं जो कि सीपीयू यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्चुअल रजिस्टर्स को क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंडली हम क्या कर रहे हैं, वर्चुअल मेमोरी एरिया भी तो दे रहे हैं, है ना, उनको वो पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने हम वर्चुअल मेमोरी एरिया भी दे रहे हैं। तो फर्स्ट 1 MB ऑफ मेमोरी जो है हमारी वर्चुअल मशीन यूज करती है। उसके बाद डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस रन करते हैं दैट यूज दीज रजिस्टर्स एंड मेमोरी। कौन सी दो चीजें यूज करी, रजिस्टर यूज करा और मेमोरी यूज करी। कौन से रजिस्टर्स, हम अब यहाँ पर वर्चुअल के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हम वर्चुअल रजिस्टर्स क्रिएट कर रहे हैं। और वर्चुअल रजिस्टर्स यानी कुछ नहीं, सिर्फ टेम्पररी स्टोरेज एरियाज जो कि आपका सीपीयू यूज करता है। सेकेंडली हम क्या कर रहे हैं, वर्चुअल मेमोरी एरिया असाइन कर रहे हैं जो कि 1 MB ऑफ मेमोरी होगा स्टार्टिंग में, जो कि हमारी वर्चुअल मशीन यूज करेगी। अब डायरेक्टली हम इंस्ट्रक्शंस रन करेंगे जो कि ये रजिस्टर्स और मेमोरी को यूज करे, ठीक है। अब ये कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका पार्ट हो गया हार्डवेयर का। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हार्डवेयर का आप पढ़ो तो सी हार्डवेयर प्रोवाइड्स वर्चुअल सेट ऑफ रजिस्टर्स, जो मैंने आपको बोला, और वर्चुअल मेमोरी स्पेस। तो ये बस आपको रजिस्टर्स और मेमोरी स्पेस यहाँ पे याद रखनी है। एंड डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स ऑल इंस्ट्रक्शंस दैट डील विद दिस रजिस्टर्स एंड विद दिस एड्रेस स्पेस। अब आपको समझ में आ गया। तो सिंपल, आपके पहले वर्चुअल रजिस्टर्स बनते हैं, उसके बाद वर्चुअल मेमोरी बनती है, एंड फिर हम क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस रन करके उन दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर का रोल क्या है, तो सॉफ्टवेयर का रोल हम वैसे ही अभी ये जो पैराग्राफ है बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। सॉफ्टवेयर रोल मतलब कि हमारा एग्जैक्टली अब सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हैंडल कर रहा है, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, इंटरप्ट्स, एक्सेप्शंस, इनको हैंडल कर रहा है। मेक श्योर द वर्चुअल मशीन बिहेव्स प्रॉपरली इन द बिगर सिस्टम। ये कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। कि आपकी बहुत बड़ा सिस्टम है लेकिन उसके अंदर जो वर्चुअल मशीन है वो छोटी सी है लेकिन प्रॉपरली वर्क करनी चाहिए, तो ये भी इंश्योर कौन करता है, सॉफ्टवेयर इंश्योर करता है। एंड आप कोई भी चूज कर सकते हो, मतलब ये प्रिटेंड करती है कि आपको इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस रन करने हैं या फिर डायरेक्टली हार्डवेयर को दे देना है उनको रन करने के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें जो बेसिक कम्युनिकेशन होता है ना, वो कौन परफॉर्म करता है, सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है। अब रीड करें तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द एक्सटर्नल इंटरफेसेस
प्रोसेस ऑफ द वर्चुअल मशीन, है ना, जो कि आपके होते हैं इनपुट आउटपुट इंटरप्ट और एक्सेप्शंस इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द लार्जर एनवायरनमेंट इन विच इट एग्जीक्यूट्स, है ना, कि ये क्या इंश्योर कर रहा है कि बिगर सिस्टम के अंदर जो आपकी वर्चुअल मशीन है वो प्रॉपरली बिहेव करनी चाहिए. So in the case of input output, software can choose either emulate input output instruction, यानी कि instruction से आपके input output हो सकते हैं, या फिर directly आपको hardware से करना है. तो ये भी काम आपका कौन decide करता है, ये आपका software decide करता है. तो hardware के अंदर क्या याद रखना है आपको, registers, memory याद रखनी है, और software के अंदर आपको ये input output interrupts and exceptions याद रखना है. So these are the hardware work and the software work. अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि the register set available in the V86 mode includes all the registers defined by the 8086. तो जो virtual 8086 मोड होता है हमारा, उसके अंदर ऑलरेडी सारे जो 8086 के रजिस्टर्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, प्लस द न्यू रजिस्टर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय 80386, मतलब पुराने वाले भी होते हैं एंड न्यू वाले भी होते हैं. न्यू वालों में क्या आ जाता है आपका FS आ जाता है, GS आ जाता है, ये सारे एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स हैं. फिर डीबग रजिस्टर्स आ जाते हैं जो कि हम टेस्टिंग और बग्स फिक्स करने के लिए यूज करते हैं. कंट्रोल रजिस्टर्स आ जाते हैं, टेस्ट रजिस्टर्स आ जाते हैं. तो ये पूरा काम ऐसे आप क्या करते हो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कोऑपरेशन होता है. तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको वर्चुअल मोड का मेमोरी मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कोऑपरेशन पूछा जाएगा. तो दे विल एक्सपेक्ट दिस ओनली, जिसमें आपके पास हार्डवेयर के अंदर रजिस्टर्स मेमोरी स्पेस अच्छे से मेंशन हो, एंड सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट आउटपुट इंटरप्ट्स एक्सेप्शंस वगैरह अच्छे से मेंशन हो. एंड एट लास्ट आप बता दो कि वर्चुअल 86 मोड के अंदर उसके खुद के तो 8086 के तो रजिस्टर्स होते ही है, प्लस 80386 के भी रजिस्टर्स होते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली अभी वो वर्क तो 80386 में ही कर रहा है. तो वो कौन से हैं आपके FS, GS, डीबग रजिस्टर्स, कंट्रोल रजिस्टर्स एंड टेस्ट रजिस्टर्स. ठीक है, तो मुझे बताओ समझ में आ रहा है वर्चुअल मोड क्या है. एक सपोज ऐसा समझ लो कि एक टीम वर्क है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके कर रहे हैं, और हार्डवेयर क्या दे रहा है, वो एक फेक एनवायरनमेंट दे रहा है टू रन द ओल्ड प्रोग्राम्स, और सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन को हैंडल कर पा रहा है और कुछ जो स्पेशल केसेस है उनको हैंडल कर पा रहा है. और जो वर्चुअल 86 मोड है वो क्या सपोर्ट कर रहा है, दोनों भी फीचर्स, ओल्ड फीचर्स भी और न्यू फीचर्स भी. तो यहाँ पर जो ओल्ड एंड न्यू रजिस्टर्स हैं ये वो कुछ नहीं, फीचर्स ही आपको समझ रहे हैं. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट. मैंने आपके लिए पूरा समराइज भी कर दिया. नाउ लेट अस सी द लास्ट थिंग, दैट इज एंटरिंग एंड लीविंग द वर्चुअल मोड. तो इसमें तो बेसिकली द प्रोसेसर कैन एंटर V86 बाय आइदर ऑफ टू मीन्स. अब हमें जो है वर्चुअल 86 मोड के अंदर जाना है एंड उससे वापस भी आना है. तो वो सिस्टम कैसे होता है वो देखते हैं. तो सबसे पहले प्रोसेसर कैसे एंटर कर सकता है वर्चुअल 86 मोड के अंदर, दो तरीके हैं. सबसे पहला तरीका है टास्क स्विच, है ना. तो मल्टीटास्किंग के अंदर ये टॉपिक इसलिए डाला है क्योंकि टास्क स्विच होता है बेसिकली. तो अभी जैसे हम सिंपल जॉब कर रहे थे, हम एक टास्क से दूसरे टास्क में जा रहे थे, वैसी सिंपल सीन यहाँ पर भी होता है. तो देखो ऐसे समझो कि हमारा जो प्रोसेसर है वो क्या चेक करता है, स्पेशल स्ट्रक्चर, कौन सा, TSS. तो बस TSS को चेक करता है. उसके बाद वो देखता है कि क्या उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं न्यू टास्क की. अगर वो है तो फिर आप टास्क स्विच कर सकते हो. अब TSS के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज योर ई फ्लैग्स, है ना. अब ये क्या बताते हैं प्रोसेसर को कि क्या हमें इस टास्क को रन करना चाहिए या फिर इसको कैसे रन करना चाहिए. तो ये कौन बताता है, फ्लैग्स आपको बता रहे होते हैं. अब उसी के अंदर आपका कौन सा फ्लैग होता है, VM बिट यानी वर्चुअल मोड बिट. अब यहाँ पर जाके आपका प्रोसेसर देखता है कि क्या वर्चुअल बिट जो है VM बिट यहाँ पर सेट टू 1 है. अगर सेट है इसका मतलब कि यस आप जो टास्क है उसको स्विच कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो जब भी आपका टास्क स्टार्ट होता है तो प्रोसेसर क्या करता है, आपके वर्चुअल 86 मोड के अंदर चला जाता है. तो यहाँ पर ये होता है ऐसे. ठीक है, अब आप इसको रीड करके भी समझ सकते हो. देन सेकेंडली आप इंटरप्ट रिटर्न इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हो. क्या, इंटरप्ट रिटर्न इंस्ट्रक्शन को कैसे. सो दिस इज यूज टू रिटर्न फ्रॉम एन इंटरप्ट. आईरेट को क्यों यूज किया जाता है, किसी इंटरप्ट से रिटर्न करने के लिए, है ना. आपने उस इंटरप्ट को हैंडल कर लिया, अब आपको रिटर्न करना है. तो जो प्रोसेसर है वो क्या रीड करता है, यहाँ पर भी आपके ई फ्लैग्स को रीड करता है फ्रॉम द स्टैक, जो कि आपका टेम्पररी स्टोरेज एरिया है. अब अगेन यहाँ पर आपकी बिट VM बिट अगर 1 है, इट नोज दैट द टास्क इट्स गोइंग बैक टू एन 8086 स्टाइल टास्क. ठीक है, तो देयर इज ऑल्सो चेक ऑन योर
CPL। यहाँ पर किसके बारे में और चेक हो रही है, करंट प्रिविलेज लेवल भी चेक होता है एंड ये आपका 0 होना चाहिए। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या आ गया आपके पास, CPL आ गया। तो CPL भी आपका यहाँ पे अगर 0 होगा मतलब करंट प्रिविलेज लेवल 0 है, मतलब कि जो CPU है उसके पास पूरी परमिशन है स्विच करने की, तब यहाँ पर जो है आप एंटर करते हो वर्चुअल 86 मोड के अंदर। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दैट पॉइंट कि आप जो है कैसे एंटर करते हो V86 मोड के अंदर। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, टास्क स्विच और iRate इंस्ट्रक्शन। थर्डली, वर्चुअल 86 मोड व्हेन एन इंटरप्ट और एक्सेप्शन ऑकर, मतलब कि अब क्या कर रहे हो आप, प्रोसेसर लीव कर रहा है वर्चुअल 86 मोड को, अब आप बाहर आ रहे हो। यहाँ तो आप क्या कर रहे थे, आप एंटर कर रहे थे, अब यहाँ से आपको आना है बाहर। तो आप बाहर कैसे आते हो, तो सी सबसे पहली बात, द इंटरप्ट और एक्सेप्शन कॉजेज द टास्क स्विच। अब मैं टास्क स्विच का जो मेन काम है वो यही है कि आप क्या कर पाते हो, आप स्विच कर पाते हो, टास्क को स्विच कर पाते हो। तो यहाँ पर टास्क स्विच होगा जब ये इंटरप्ट या फिर एक्सेप्शन हो रहा होगा तो। ठीक है, तो बेसिकली अ टास्क स्विच फ्रॉम V86 टास्क टू एनी अदर टास्क लोड्स ई फ्लैग्स फ्रॉम द TSS ऑफ द न्यू टास्क। मतलब कि लेट से, सी एक स्टोरी से समझते हैं, लेट से आपका जो प्रोसेसर है वो रन कर रहा है वर्चुअल 86 मोड के अंदर एंड सडनली कुछ हो गया, जैसे कुछ एरर आ गया या कुछ इंटरप्ट आ गया। तो अब क्या होगा, ये स्विच करेगा न्यू टास्क में एंड चेक करेगा क्या, TSS और ई फ्लैग्स। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, TSS और ई फ्लैग्स। तो इन दोनों को आपका प्रोसेसर चेक करेगा। इफ ये जो आपका न्यू टास्क है इट डज नॉट हैव VM बिट सेट टू 1, तो आपका प्रोसेसर क्या बोलेगा कि ये वर्चुअल 86 टास्क नहीं है। सो वो क्या कर देगा, VM बिट को क्लियर कर देगा एंड वापस से प्रोटेक्टेड मोड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है, सिंपल इसके अंदर यही है। तो सिंपल अगर मैं समराइज करूं, अगर आपको वर्चुअल 86 मोड के अंदर एंटर करना है तो टास्क स्विच और iRate इंस्ट्रक्शंस दोनों भी आपके यहाँ पर क्या करते हैं, VM बिट को 1 सेट करते हैं और चेक क्या होता है, CPL जो करंट प्रिविलेज लेवल है वो 0 होना चाहिए। सेकेंडली आपका अगर आपको लीव करना है वर्चुअल 86 मोड को, तो आप क्या देखते हो, अगर टास्क स्विच हुआ है तो हमारी VM बिट क्या 0 है। अगर 0 है तो प्रोसेसर समझ जाता है कि हम VM बिट वर्चुअल मोड के अंदर नहीं है और हम किस में है, प्रोटेक्टेड मोड के अंदर है। तो यहाँ पर आपका वर्चुअल 86 मोड से आप बाहर आ जाते हो बाय यूजिंग सिंपल टास्क स्विच। तो सिंपल याद रखो, VM बिट 1 यानी कि वर्चुअल 86 मोड एंड VM बिट 0 यानी कि प्रोटेक्टेड मोड। ठीक है, देन द लास्ट यहाँ पर क्या है, द इंटरप्ट और एक्सेप्शन वेक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि द इंटरप्ट और एक्सेप्शन वेक्टर्स टू अ प्रिविलेज लेवल 0 प्रोसीजर, यानी कि जब आपका इंटरप्ट या एक्सेप्शन होता है तो प्रोसेसर रीडायरेक्ट करता है एग्जीक्यूशन को, किसको, हैंडलर फंक्शन को। किसको, हैंडलर फंक्शन को। यहाँ पे देखो, द इंटरप्ट और एक्सेप्शन हैंडलर, जिसको जो वो इंटरप्ट या फिर एक्सेप्शन को हैंडल कर पा रहा है उसको आपका प्रोसेसर क्या करता है, रीडायरेक्ट करता है। सी आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट हुआ है या फिर एक्सेप्शन हुआ है तो प्रोसेसर किसकी तरफ रीडायरेक्ट कर रहा है आपका एग्जीक्यूशन, जो उस इंटरप्ट को हैंडल कर सकता है। दैट हैंडलर रन्स एट प्रिविलेज लेवल 0, ये याद रखना है। प्रिविलेज लेवल 0 यानी कि कर्नल मोड, जो कि मोस्ट ट्रस्टेड लेवल है। ठीक है, नाउ जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, द प्रोसेसर स्टोर्स द करंट सेटिंग ऑफ ई फ्लैग ऑन द स्टैक देन क्लियर्स द VM बिट। यानी कि जो प्रोसेसर है वो क्या सेव करता है, जो आपके करंट ई फ्लैग रजिस्टर का स्टेट है वो सेव करता है, जिसके अंदर VM बिट भी प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ पे सेव करता है, स्टैक में सेव करता है। उसके बाद वो उस चीज को, VM बिट को क्लियर कर देता है, मतलब 0 कर देता है। इसका मतलब CPU इज नो लॉन्गर इन वर्चुअल 86 मोड। इसका मतलब वो किस पे आ गया है, वो स्विच हो चुका है आपके प्रोटेक्टेड मोड के अंदर। तो ऐसे काम करता है आपका ये प्रिविलेज लेवल 0 वाला प्रोसीजर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, द सिस्टम्स सॉफ्टवेयर डज नॉट मैनिपुलेट VM फ्लैग डायरेक्टली। अब ये डायरेक्टली तो मैनिपुलेट हो नहीं सकते, बट रादर मैनिपुलेट्स द इमेज ऑफ द ई फ्लैग रजिस्टर, है ना, दैट इज स्टोर्ड ऑन द स्टैक। तो स्टैक के अंदर एक इमेज होती है, मतलब एक कॉपी होती है ई फ्लैग रजिस्टर की। तो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर उसकी इमेज को, यानी कि उसकी कॉपी को जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन VM फ्लैग को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, द V86 मॉनिटर सेट्स द VM फ्लैग इन द ई फ्लैग्स इमेज ऑन द स्टैक or in the TSS
as when first creating the V86 task. तो जब फर्स्टली आपका V86 का टास्क क्रिएट होता है तो हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो उसकी कॉपी के अंदर जाके VM फ्लैग को सेट कर रहा होता है, ठीक है. द एक्सेप्शन एंड इंटरप्ट हैंडलर्स कैन एग्जामाइन द VM फ्लैग ऑन स्टैक एंड या चलिए वही बात है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका VM फ्लैग, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. नाउ द लास्ट डायग्राम हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका एंटरिंग एंड लीविंग ऑफ वर्चुअल 8086 मोड का है. एंड ये आपको क्वेश्चन आता है तो प्लीज इसको ध्यान से समझो. सबसे पहली बात कि मुझे बताओ स्विच किसके बीच में हो रहा है? दो चीजों के बीच में हो रहा है, आपका 8086 प्रोग्राम्स और प्रोटेक्टेड मोड टास्क, है ना. तो 8086 प्रोग्राम जो कि आपके V86 मोड पे रन कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड मोड टास्क क्या करता है, उसको वो 80386 में लेकिन प्रिटेंड करता है कि वो वर्चुअल 86 मोड को अपने अंदर रन कर पाए, ठीक है. तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर देखो आपके पास इनिशियल एंट्री है. इनिशियल एंट्री यानी कि आपके 8086 की V86 मोड की. तो इनिशियल एंट्री आपकी ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन. एग्जांपल जब आपका OS या फिर आपका V86 मॉनिटर क्रिएट करता है वर्चुअल 8086 टास्क को, तो प्रोसेसर क्या करेगा, स्विच करेगा 8086 मोड प्रोग्राम को थ्रू द टास्क स्विच. तो देखो यहाँ पे टास्क स्विच हो रहा है एंड आप किस में आ गए, आप आ गए 8086 प्रोग्राम के अंदर, ठीक है. 8086 प्रोग्राम के अंदर कैसे आए, आप टास्क स्विच की तरीके से आ सकते हो या फिर आईरेट. देखो ना यहीं पे वही तो बात हुई है, टास्क स्विच या फिर आईरेट. तो एंटर करने के टाइम पे हम या तो टास्क स्विच करते हैं या आईरेट करते हैं. फाइन. सो दिस प्लेसेस द CPU इन योर वर्चुअल 86 मोड. अब हमारा CPU V86 मोड के अंदर आ गया है. अब सेकेंडली हमारे 8086 प्रोग्राम के अंदर जो हमारा V86 मोड के अंदर है, सो दिस इज वेयर द एक्चुअल रियल मोड जो आपके DOS प्रोग्राम्स है ना, जो 8086 प्रोग्राम्स है वो आपके यहाँ पर रन कर सकते हैं, बट विद इन अ वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट. जो मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पर बताया था वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट, यहाँ पे कहीं पे मैंने आपको बताया था. सो वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है. तो जो CPU है वो क्या करता है, V86 मोड को यूज करता है टू सिम्युलेट द 8086 रियल मोड एग्जीक्यूशन while still benefiting from the protected mode feature. तो जो protected mode का फीचर है वो भी यहाँ पे काम कर रहा होता है, लेकिन आपका प्रोसेसर क्या इम्यूलेट करता है कि वो वर्चुअल 86 मोड के अंदर है, ठीक है. देन यहाँ पर देखो, यहाँ पर है इंटरप्ट एक्सेप्शन. तो इंटरप्ट एक्सेप्शन से ये क्या करता है, आपके V86 मॉनिटर यानी कि प्रोटेक्टेड मोड के अंदर आ जाता है. तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप एंटर कर रहे हो और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लीव कर रहे हो. तो जब लीव कर रहे हो तो इंटरप्ट एक्सेप्शन से आप लीव करके प्रोटेक्टेड मोड में आ सकते हो. एंड प्रोटेक्टेड मोड के अंदर से आप आईरेट का यूज करके वापस से इसी 8086 प्रोग्राम के अंदर आ सकते हो. अब टास्क स्विच हो गया तो वापस से अगर टास्क स्विच हो रहा है तो आप 80386 के टास्क के अंदर आ सकते हो. आप प्रोटेक्टेड मोड से भी डायरेक्ट आ सकते हो. तो V86 से भी आप डायरेक्ट आ सकते हो प्रोटेक्टेड मोड में. प्रोटेक्टेड मोड में भी अगर टास्क स्विच हो गया तो आप दूसरे अदर टास्क को यहाँ पे हैंडल कर सकते हो. एंड यहाँ से भी टास्क स्विच हो जाता है तो आप 8086 में फिर से जा सकते हो. एंड यहाँ पर भी हो गया तो फिर से जा सकते हो. तो सिंपल इंपॉर्टेंट आपको क्या है, देखो इनिशियल एंट्री से आपको 8086 प्रोग्राम में जाना है तो या तो टास्क स्विच या तो आईरेट आपको लगेगा, ठीक है. और 8086 प्रोग्राम से अगर आपको V86 मॉनिटर यानी प्रोटेक्टेड मोड में जाना है तो आपको इंटरप्ट एक्सेप्शन लगेगा. अब यहाँ से इस प्रोटेक्टेड मॉनिटर से प्रोटेक्टेड मोड से आपको वापस से 8086 के प्रोग्राम में आना है तो आपको आईरेट का यूज करना पड़ेगा. अब V86 मॉनिटर से आपको अदर 80386 में आना है तो आपको टास्क स्विच एंड बाकी सब में टास्क स्विच. तो ये एक सिंपल डायग्राम है जो कि आपको 100% ड्रॉ करना है अगर एंटरिंग एंड लीविंग वाला क्वेश्चन आता है तो, ठीक है. तो आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड यस दिस वाज द कंप्लीट यूनिट. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यूनिट होगा मल्टीटास्किंग, लेकिन तभी समझ में आ जाएगा जब आपको यूनिट 3 एंड 4 आपके कंप्लीटली क्लियर होंगे एंड डेफिनेटली आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी. अब क्या करो, आप इसके PYQs देखो एंड ट्राई टू फिगर आउट कि कौन से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. सारे एक टॉपिक हमने यहाँ पे जो है ना पूरा पढ़ लिया है. यूनिट 5 का कुछ भी छोड़ा नहीं है. वैसे यूनिट 3, 4, 5 में मैंने एक भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है. तो एवरीथिंग यू कैन परफॉर्म एंड यू कैन डायरेक्टली आंसर अगर आपको क्वेश्चन बाहर से भी आता है तो. लेकिन आई एम श्योर कि क्वेश्चंस मोस्टली विल कम फ्रॉम द
PYQ ओनली, ठीक है। तो PYQs आपको ज्यादा करने हैं एंड बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी PPT आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने जो है यहाँ पे टास्क गेट डिस्क्रिप्टर से वी हैव स्टार्टेड, देन टास्क स्विचिंग विद टास्क गेट वी गॉट टू नो, देन हमने ये सारी चीजें पढ़ी, टास्क लिंकिंग पढ़ा, देन मॉडिफाई कैसे करना है वो दो रूल्स हमने समझे, उसके बाद टास्क एड्रेस स्पेस क्या होता है, टास्क नेस्टिंग क्या होती है, वर्चुअल 8086 मोड को हमने डिटेल में पढ़ा, एंड यहाँ पे वी अंडरस्टूड द फीचर्स। तो कौन से फीचर्स हैं यहाँ पर हमारे पास, so features we got to know, we understood all 6-7 features यहाँ पे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए। फिर लीनियर एड्रेस फॉर्म कैसे होता है, तो ये फॉर्मूला आप इसके लिए याद रख सकते हो। देन यस ये अंडरस्टूड दिस एंड दिस वाज द इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोऑपरेशन है आपका वर्चुअल मोड के अंदर, देन एंटरिंग एंड लीविंग वर्चुअल मोड, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो एंटरिंग के अंदर आपको टास्क स्विच और आईरेट याद रखना है, और लीविंग के अंदर आपको इंटरप्ट एक्सेप्शंस को याद रखना है। चाहे आप ये चीजें इतनी याद रखो नहीं रखो, लेकिन इतना आप लिख के आप ये डायग्राम बना दोगे ना, यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स, ठीक है। तो ये था आपका पूरा यूनिट 5 मल्टीटास्किंग का। नाउ प्लीज लेट मी नो कि आपको इसके बाद नेक्स्ट यूनिट 6 ही चाहिए या फिर मैं SE और PPL कवर करूँ, तो ये आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप दे देना। एंड यस अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, एंड अगेन थैंक यू फॉर 20K सब्सक्राइबर्स। आई होप दिस नंबर विल go on increasing. I know 50% subscribers, मतलब 50% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया, they are not subscribers. So I will request you to subscribe if someone is teaching you and someone is asking you to subscribe. So you can just subscribe that channel to make them happy. So that is all the thing. And yeah, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।